शुरुआत में सूरज ढलने का सीन दिखाया जाता है। सोजंग पास के करीब का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सूरज ढल रहा होता है और शाम का वक्त हो चुका है। पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है कि शाम हो चुकी है। शाम होने के साथ ही जहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है। औरत तो नहीं से लड़की कहा जाएगा। एक लड़की को दिखाते हैं जिसने एक बहुत ही खूबसूरत सा क्लोक पहना हुआ है और वह माउंटेन के ऊपर, पहाड़ के ऊपर खड़ी है। अपने बालों को उठाकर अपने कानों के पीछे करते हुए बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उसके लंबे बाल और उसका क्लॉक जो है वो हवा की वजह से उड़ रहा है, जिसकी वजह से वो दूर से बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही है। तो ये हमारी मिस बैंडेड है। यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला जो होता है वो इस लड़की की बहुत सारी तारीफें कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो लड़की चीखना शुरू कर देती है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है। शाम का वक्त होता है, इसी वजह से ठंड काफी ज्यादा होती है। जो साथी होते हैं वो भी उसे कह रहे होते हैं कि मिस, हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मिस बैंडेड यहाँ पर पत्थर के ऊपर बड़ी मर्दाना सा पोज मारकर खड़ी होती है और सोच रही होती है कि अभी तक सप्लाईज वाले लोग यहाँ पर पहुंचे क्यों नहीं है, जिन्हें हमें लूटना है। जबकि उसके साथ ही सोच रहे होते हैं कि हमें इतनी ठंड लग रही है और मिस को देखो ये किस तरह टांगे उठाकर खड़ी है। इसी के साथ ही मिस बैंडेड जो होती है वो अपने साथी के ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है मुझे जल्दी से बताओ कि किसने हमें मैसेज भेजा था कि हमें लूटने के लिए यहीं पर इस जगह के ऊपर इंतजार करना होगा क्योंकि सप्लाईज वाले लोग यहीं पर से गुजरने वाले हैं। क्या वाकई में वो लोग आज ही यहाँ पर से गुजरने वाले हैं? चलो जल्दी से इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करो, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर खड़े खड़े हमारी कुल्फी बन जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर खड़े खड़े सुबह से शाम हो गई है। तो उसका साथी उसे कहता है कि यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, ये वाला मैसेज हमारे चीफ ली ने भेजा था। जैसे वो चीफ ली कहता है तो मिस बैंडेड गुस्सा हो जाती है, चिल्लाकर उसे कहती है क्या कहा तुमने? उसे चीफ ली क्यों कहा? वो हमारा चीफ नहीं है बल्कि वो तो डिप्टी चीफ है, इसलिए दोबारा उसे डिप्टी चीफ ही कहना। वो उसे एक पंच भी मारती है। तो बेचारा उसे कहता है ठीक है मिस बैंडेड, मैं अभी यहाँ पर इसको ठीक कर देता हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो। और तुम क्या बता रहे थे? बेचारा पंच खाने के बाद उसका दूसरा भाई जो होता है वहाँ पर हंस रहा होता है। ये दोनों जुड़वा भाई होते हैं। कहता है जी यंग मिस मैं आपको बताता हूँ, डिप्टी चीफ ने हमें पहले से ये बात कंफर्म किया। उन्होंने कहा है कि सप्लाईज वाले लोग यहीं पर शोयंग पास के पास से गुजरने वाले हैं और बहुत ही जल्दी वो यहाँ तक पहुँचने होंगे। इसी वजह से तो हम लोग सुबह से शाम हो गए यहाँ पर बैठे उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि वो लोग पीछे भी तो सप्लाईज को लूट सकते थे, वहाँ पर भी तो हमारे ट्राइब्स के लोग हैं, लेकिन उन्हें हमारे जीमिंग ट्राइब के लोगों को यहाँ पर लूटने का जिम्मा क्यों दिया है कि हम लोग यहाँ पर इनके पास से सप्लाईज को लूटे और इसको एंजॉय करें। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है शुक्र है कि मिस को ज्यादा गुस्सा नहीं आया, वरना जब इसे गुस्सा आता है तो मेरे सर में मारती है। इसी के साथ उसके सर में एक पंच पड़ता है। तो उसे कहता है कि मिस अब तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी है। तो यंग मिस उसे कहती है कि मैंने तुम्हें क्यों मारा मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। उसका भाई जो होता है वो उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आना चाहिए था और तुम्हें पता होना चाहिए था कि कब वो लोग यहाँ से गुजरने वाले हैं। तुम गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो। मिस को यहाँ पर सुबह से शाम हो गई, इसी वजह से मिस काफी ज्यादा गुस्सा है। तुम्हें नहीं पता कि हमारी यंग मिस हमेशा ही कहती है कि टाइम ही जिंदगी है, हमें टाइम के साथ चलना चाहिए। साथ ही वो यंग मिस से कहता है कि यंग मिस क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? वो यहाँ पर यंग मिस के सामने मीठा बनने की कोशिश कर रहा होता है कि उसका दूसरा भाई सोच रहा था जरा देखो तो सही मेरे भाई को इसे मेरा साथ देना चाहिए, बल्कि ये तो यंग मिस के सामने उसकी चापलूसी किए जा रहा है, उसके सामने मीठी मीठी बातें करता है ताकि इसे मारना पड़े, जबकि मुझे यहाँ पर मार पड़ती रहती है। यंग मिस उसके सर में भी पंच मारती है और उसे कहती है कि यहाँ पर जितनी गलती तुम्हारे छोटे भाई की उतनी तुम्हारी भी है, दोनों ही गलती पर हो क्योंकि तुम दोनों के पास इन्फॉर्मेशन गलत है। अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन लेकर आए तो तुम सही इन्फॉर्मेशन लेकर आते। तुम्हारे दोनों की वजह से मुझे सुबह से लेकर शाम हो गई यहाँ पर खड़े खड़े और मैं इंतजार कर रही हूँ कब वो लोग यहाँ पर आए, उनको लूटे, काम खत्म करे और घर जाएं। तो हमारी मिस बैंडेड कहती है मुझे लगता है कि डिप्टी चीफ ली ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी। अगर उसकी इन्फॉर्मेशन वाकई में गलत निकली और सप्लाईज वाले लोग यहाँ से गुजरे ही नहीं तो फिर वापस जाने के बाद उसके साथ जो करूंगी वो तो उसे याद रहेगा। उस बुढ़े आदमी को तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आंटी की वजह से बर्दाश्त करती हूँ क्योंकि वो मेरी आंटी का हस्बैंड है। अगर वो आंटी का हस्बैंड नहीं होता तो फिर तो मैंने कब का उसको मार कर उसकी चमड़ी के साथ अपने लिए एक नेक वार्मर बना लिया होता और अभी तक अपने कपड़ों को मैं अपनी बॉडी को गर्म कर रही होती। दोनों भाई पीछे बैठे सोच रहे होते हैं प्लीज सप्लाईज वाले लोगों जल्दी से आ जाओ ताकि हम तुम्हें लूट सके, वरना यंग मिस तो यहाँ पर हमें मार मार कर हमारे दिमाग का कीमा बना देगी। इसी के साथ ही थोड़ा सा और टाइम गुजरता है तो शोयन पास के पास वहाँ पर नीचे रास्ते के ऊपर दिखाते हैं कि एक टीम आ रही होती है। वहाँ पर एक कैरवान आ रहा होता है, कुछ घोड़े आगे होते हैं और उनके साथ काफी सारा सामान भी होता है जो कि उनकी घोड़ा गाड़ियों के ऊपर होता है। तो यंग मास्टर जो होता है वो सबसे आगे होता है। यंग मास्टर कहता है अंकल ब्याओ मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम लोग इस रास्ते से ज्यादा फास्टर जा सकते हैं क्योंकि ये रास्ता ज्यादा आसान है और रास्ते में हमारे सामने कोई भी बैंडेट नहीं है। आपको तो बहुत ऐसी डर लगा रहता है, रास्ते में लुटेरों का खतरा होगा, लेकिन देखें हम लोग कहाँ तक पहुँचे, बस थोड़ा सा रास्ता बचा और अभी तक किसी बैंडेट से हमारा सामना नहीं हुआ। कल ब्याओ मुझे लगता है कि जितना ज्यादा आप बुढ़े हो रहे हैं आपकी टेंशन उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, इसी वजह से आप हमें भी रोक रहे थे। क्योंकि अंकल ब्याओ उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं यंग मास्टर अभी तक सिर्फ और सिर्फ औरतों में पला बड़ा है, औरतों में बड़ा हुआ है और इस बेचारे को क्या पता कि दुनिया कितनी ज्यादा जालिम है। एरोगेंट होना ठीक है लेकिन इग्नोरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जरा देखो तो ये घोड़े के ऊपर किस तरह बैठा हुआ है, ये घोड़े के ऊपर अपनी टांगे क्रॉस करके बैठा हुआ है। मैंने इसे बोला भी था कि इस तरह अगर तुम गिरोगे तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन इसने कहा कि नहीं इसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अगर वाकई में ये घोड़े के ऊपर से गिर गया और इसे चोट लगी तो फिर तो वापस जाकर काफी
काफी बड़ा झमेला होने वाला है और मैं काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ जाऊंगा। इस बार का मिशन तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर जहाँ पर सिंपल सा मिशन होता, यंग मास्टर साथ नहीं होते तो मैं कब का इस मिशन को पूरा कर चुका होता। इसी के साथ अंकल ब्याओ से कहते हैं कि यंग मास्टर, हम लोग इस वैली से निकलकर आगे इस जंगल में जाने वाले हैं, तो आपको बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा, अपने आसपास ध्यान रखना। तो वो से कहता है क्यों नहीं, मैं अपने आसपास ध्यान रखूंगा। तो जैसे ये लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसी वक्त ऊपर का सीन दिखाता है कि वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि वैली को पार करने के बाद जब वो जंगल में पहुंचेंगे उसी वक्त इन्हें दिखाई देंगे। मिस बैंडेट जो होती है वो भी वहीं पर खड़ी खड़ी इंतजार कर रही होती है। तो हमारी मिस बैंडेट सामने की तरफ देखती है, वहाँ पर हमारा दूसरी तरफ से यंग मास्टर आ रहा होता है। एक तरफ यंग मिस और दूसरी तरफ यंग मास्टर है। वहीं पर उन दोनों में से एक भाई सामने झाड़ियों में छुपकर देख रहा होता है और उसे कहता है कि यंग मिस वो लोग आ रहे हैं, मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग वैली को पार करते हुए जंगल में एंटर होने वाले हैं। यंग मिस उसकी तशरीफ के ऊपर एक पंच मारते हैं और उसे कहती है बेवकूफ कहीं के, ये क्या तुम अपनी यंग मिस के सामने इस तरह का पोज मारकर क्यों खड़े हो? ठीक है तुम खड़े होकर भी उन्हें देख सकते हो, वैसे भी वो कौन से हमें इतनी दूर से देख पाएंगे। तो वो उसके पास से दूरबीन ले लेती है और उसे कहती है जाओ जाकर अपने बाकी ब्रदर्स को बता कर आओ कि हमें एम्बुश के लिए रेडी होना है। मैं यहाँ पर उनके पर नजर रखती हूँ, मैं जरा देखती हूँ कि उनके पास कितने सारे लोग हैं, उनके पास गार्ड्स कितने हैं और उनके पास वेपन्स कितने हैं। तो भाई जो होता है वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद यंग मिस जैसे अपनी दूरबीन के साथ सामने की तरफ देखती है तो उसे यंग मास्टर दिखाई देता है। यंग मास्टर को देखने के साथ ही बेचारी के छक्के छूट जाते हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये यंग मास्टर इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है। इसी के साथ ही हमारी यंग मिस का दिल लुट गया। तो हमारी मिस बैंडेट उठकर खड़ी हो जाती है, शर्माते हुए कहती है कि मुझे पता था कि गार्ड ने मुझे 28 साल तक अभी तक कुंवारा क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इस यंग मास्टर को मेरे लिए बनाया गया है। जबकि जुड़वा भाई उसे कहता है कि लेकिन यंग लेडी तुम तो सिर्फ और सिर्फ 18 साल की हो, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो कि तुम्हें 28 साल तक सिंगल रखा गया। यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आती है और उसे कहती है कि तुम्हारा इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जाओ दफा हो जाओ, जाकर एम्बुश की तैयारी करो, हमें उनको पकड़ना है और उनके पास सामान लूटना है। तो जुड़वा भाई जाने से पहले उसे कहता है कि यंग मिस कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको सप्लाई करने वाले लोगों में से कोई पसंद आ गया, अब ऐसा मत कहना कि तुम्हें वाकई में कोई पसंद आ गया है। यंग मिस उसे कहती है अब जाओ भी, मैंने तुम्हें कहा जाकर अपना काम करो। वो फिर से अपनी दूरबीन उठाती है और कहती है कि मैं जरा उस लड़के को और ज्यादा घूर कर देख लूं। वहाँ पर दूरबीन को सामने की तरफ करती है, सूरज की रोशनी पड़ने से वहाँ पर चमक आती है। जैसी वहाँ पर चमक आती है तो मास्टर उसी की तरफ ही देख रहा होता है। यंग मास्टर उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है। तो इसी के साथ ही हमारी मिस बैंडेट के नाक से ब्लड बहना शुरू हो जाता है और पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। यंग मिस अपने नाक पे हाथ रखती है, खून को बहने से रोकती है और कहती है ये क्या, उस यंग मास्टर ने मेरी तरफ क्यों देखा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों को एक दूसरे को देखते हुए पहली बार एक दूसरे से प्यार हो गया है? हमारे दोनों के माइंड भी सिंक्रोनाइज हो रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। और मैंने यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा नहीं रोका तो मेरे नाक से इतना ब्लड बहेगा कि मैं यहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। इसी के साथ एक तीर उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है। वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यंग मास्टर ने उसके ऊपर तीर चलाया होता है। अंकल ब्याओ से कहते हैं कि यंग मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर तीर क्यों चलाया है? तो वो उसे कहता है अंकल ब्याओ, मुझे वहाँ पर कुछ रोशनी दिखाई दी थी, मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ है, इसी वजह से मैंने उस डायरेक्शन में तीर चलाया है। वो अपनी फैमिली के एक मेंबर जिसका नाम टाइजियान से कहता है कि जाओ जाकर चेक करके आओ। तो टाइजियान वहाँ पर सामने की तरफ जाता है ताकि वहाँ पर झाड़ियों में चेक करके आए कि वहाँ पर क्या है। इसी टाइजियान उसकी तरफ आके बढ़ रहा होता है। इसी के साथ ही दूसरी तरफ से जुई गैंग ने वहाँ पर अपने लोगों को सेट किया होता है। ब्रदर जुई गैंग जो जुड़वा भाइयों में से एक है, का नाम जुई गैंग, एक का नाम जुई नैन है। तो जुई गैंग अपने लोगों से कहता है जल्दी से रेडी हो जाओ और वो सभी लोग अपने तीरों के ऊपर स्मोक लगाकर उसकी तरफ अटैक करते हैं। तो वो लोग उसके ऊपर तीर चलाते हैं तो वो तीर उसके साइड के ऊपर जाकर गिरते हैं क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहते। उसके अंदर से धुआं निकलता है जिसकी वजह से टाइजियान वहीं पर घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाता है, धुएं की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद यंग मास्टर काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि टाइजियान का क्या हुआ? उसके चीखने की आवाज आई। जबकि दूसरी तरफ से यंग मिस कहती है उसको स्टार्ट करो और जाओ उस लड़के को उठाकर मेरे पास लेकर आओ जिसके तुमने अभी अभी यहाँ पर बेहोश किया, हम उसे यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको यहाँ पर बंदी बनाएंगे। दूसरी तरफ से सप्लाईज टीम के जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके ऊपर अटैक हुआ है। इस बैंडिट के पास जो दूसरा जुड़वा ब्रदर होता है उसे कहती है जुई नैन, मैं चाहती हूँ कि जाओ जाकर तुम दुश्मन के ऊपर अटैक करो, उनकी कोर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करो, कोशिश करना कि ज्यादा लोग ना मरे, ना उनकी साइड से ना हमारी साइड से, और सामान को लूटना और सामान को लेकर निकल जाना। जुई नैन उसे कहता है कि यंग मिस आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं अभी जाता हूँ। जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर कहता है अंकल ब्याओ आपको क्या लगता है, क्या ये ज़ीरोंग ट्राइब्समैन के लोग हैं, क्या ये ज़ीरोंग कबीले के लोग हैं? ब्याओ से कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग ज़ीरोंग कबीले के लोग हैं, मुझे तो लगता है कि ये कोई आम से बैंडिट्स हैं। ब्याओ क्योंकि आर्मी स्पेशलिस्ट होते हैं तो वो उसे कहते हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे वीकेस्ट पॉइंट के ऊपर अटैक किया और साथ ही हमारे ऊपर मेन फोर्सेस के ऊपर अटैक किया और साथ स्मोक स्क्रीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा लोग नहीं है, उनके पास लोग बहुत ज्यादा कम है, इसी वजह से वो लोग स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आसपास किसी छोटे मोटे गाँव के बैंडिट्स हो सकते हैं। तो इसी के साथ यंग मास्टर से कहता है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं टाइजियान को बचाने के लिए जाने वाला हूँ। तो अंकल ब्याओ उसको पकड़ लेते हैं, उनसे कहते हैं नहीं यंग मास्टर तुम नहीं जा सकते, हो सकता है कि उन लोगों ने जानबूझकर कोई सीक्रेट ट्रैप बिछाया और तुम्हें किडनैप
करना चाहते हो। तुम्हें किडनैप करने के बाद हमसे और भी ज्यादा पैसा ऐंठ सकते हैं, इसी वजह से तुम्हें वहाँ पर जाने की इजाजत नहीं है, तुम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैं वहाँ पर जाता हूँ और जाकर जान को बचाकर लेकर आता हूँ। तो यंग मास्टर से कहता है लेकिन अंकल ब्याओ वो लोग यहाँ पर हमारे पास से हमारा सामान लूटना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रुकर सामान की रक्षा करें, जबकि टाइजियान को मैं खुद ही जाकर बचा लाऊंगा, क्योंकि मैं इतना स्पेशल तो हूँ ही। मैं जहाँ पर इतनी ज्यादा कल्टीवेशन इतनी ज्यादा तलवारबाजी तो जानता हूँ कि मैं जाकर टाइजियान को बचाकर ला सकूं। आपको पता है कि मेरी स्पीयर की टेक्निक कितनी ज्यादा अच्छी है, मैं भाले के साथ बहुत ही अच्छे अटैक करता हूँ और मैं इनविंसिबल हूँ। अंकल ब्याओ से कहते हैं नहीं यंग मास्टर, तुम्हें याद होगा कि यहाँ पर आने से पहले तुमने अपनी माँ से क्या वादा किया था कि तुम किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ोगे और मुश्किल से दूर रहोगे और सही सलामत वापस आओगे। अगर तुम इसी तरह करते रहे और वहाँ पर जाकर तुम्हें चोट लग गई तो फिर मुझे बताओ कि मैं वापस जाकर तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। मैं वहाँ पर जाकर कॉन्सिक्वेंसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी। मास्टरों से कहता है कि लेकिन अंकल ब्याओ देखो तो सही, हमारे पास हमारा फ्लैग है जिसके ऊपर हमारे क्लैन का नाम लिखा हुआ है, हम लोग टाई क्लैन से हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बैंडिट्स जो हैं वो हमसे डर नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि उन्हें हमारे क्लैन की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। अगर वो लोग हमारी टाई फैमिली की रिस्पेक्ट नहीं करते तो मैं जाकर उनको सबक सिखा कर आऊंगा और उनको बताऊंगा कि टाई फैमिली का यंग मास्टर होने के नाते उन्हें हमारी टाई फैमिली की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्ही ने तो कहा कि उन लोगों के पास ज्यादा लोग नहीं है और वो आसपास के गाँव के छोटे मोटे बैंडिट्स हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर जाऊंगा, सब कुछ ठीक रहेगा। अंकल ब्याओ तो इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते। इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर से कहता है अंकल ब्याओ अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे दुश्मन है। तो अंकल ब्याओ जैसे पीछे की तरफ घूमता है पीछे देखने के लिए। इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर अपना घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है। तुम्हारा यंग मास्टर वहाँ से जाते हुए अंकल ब्याओ से कहता है अंकल ब्याओ तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं टाइजियान को बचाकर जल्दी ही वापस आने वाला हूँ, तुम्हें बस यहाँ पर इस सामान को बचाना होगा, देखना सप्लाई का सामान चोरी ना हो। क्योंकि अंकल ब्याओ पीछे से जलाकर उसे कह देते हैं यंग मास्टर तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारी भलाई की बात करता हूँ। जबकि यंग मास्टर सोच रहा था ये हमेशा मुझे एक छोटा बच्चा ही समझता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, मैं टाइजियान को बचाकर ला सकता हूँ। अंकल ब्याओ अपने लोगों से कहते हैं चलो जल्दी से यंग मास्टर के पीछे चलते हैं ताकि यंग मास्टर को जाकर बचाया जा सके। तो उसके गार्ड से कहते हैं लेकिन हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, पीछे वाली साइड से हमारे पर अटैक हुआ है। ब्याओ कहते हैं मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने ज्यादा लोग हैं। वो कहता है तकरीबन 100 के करीब लोग होंगे जो कि हमारे पर अटैक कर रहे हैं। तो अंकल ब्याओ कहते हैं मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर एक डिसएडवांटेज में हैं, तो फिर ठीक है हमें यहीं पर रुककर इनका सामना करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि यंग मास्टर वहाँ पर सेफ रहेंगे और उनका सामना जिसके साथ वो कमजोर होना चाहिए ताकि उसे हराकर टाइजियान को बचाकर ला सकें। इस साथ अंकल ब्याओ कहते हैं चलो फिर ठीक है हमें वापस जाकर बैक साइड के ऊपर जाकर उनका सामना करना होगा। जबकि नेक्स्ट सीन हमें माउंटेन के ऊपर का दिखाया जाता है जहाँ पर कोई गैंग ने टाइजियान को पकड़कर उसको रस्सी से बांध दिया होता है और उसका आर्मर भी उतार लिया होता है। वो कहता है कि यंग मिस मैंने इसको अच्छे से बांध दिया और इसका आर्मर भी उतार लिया, हमारे लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो यंग मिस उसे कहते हैं चलो ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया। मिस उसे कहती है लेकिन बेवकूफ कहेंगे तुमने सारी की सारी रस्सी एक ही बंदे पर यूज कर दी, हमें किसी और को भी बांधना पड़ सकता है। फिर साथ ही वो उससे पूछती है अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे छोटे ब्रदर से कोई न्यूज आई क्या, उसने वहाँ पर कुछ हासिल किया या नहीं। तो वो कहता हाँ मुझे उसके पास से न्यूज आई है, उन लोगों ने वहाँ पर तकरीबन 10 कार्स के ऊपर कब्जा कर लिया है, 10 सप्लाईज की कार्स को चोरी कर लिया है। यंग मिस उसे कहती है चलो फिर ठीक है इतना काफी है, हमारे लिए 10 कार्स काफी है, चलो जल्दी से अब हॉर्न बजाओ और उन सभी को वापस बुला लो, उनको बोलो कि हम वापस जा रहे हैं। कहता है क्या वाकई में हम लोग अभी वापस जा रहे हैं, वैसे यहाँ पर इन सभी के पास सारा सामान लूटना भी मुश्किल नहीं है, हम लोग सारे का सारा सामान भी लूट सकते हैं। यंग मिस उसे कहती है नहीं उन सभी लोगों को वापस बुला लो, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर फाइटिंग के दौरान मेरे यंग मास्टर के चेहरे के ऊपर कोई निशान आ जाए या फिर उस बेचारे को चोट लग जाए, इसी वजह से उनको जल्दी से वापस बुला लो। शुई गैंग उसी वक्त अपने पास से हॉर्न निकालता है और उस हॉर्न को बजाने लगता है। जैसे वो हॉर्न को बजाने लगता है इसी के साथ ही यंग मिस उसे कहती है रुक जाओ इसको मत बजाना। वो उसे कहता है अब क्या हुआ मैम, अब क्या हो गया। यंग मिस सामने की तरफ देखती है क्योंकि हमारा यंग मास्टर जो होता है वो सामने की तरफ ही भागता हुआ आ रहा था इसी माउंटेन की तरफ ही। वो उसे देखकर सोच रही होती है ये हैंडसम लड़का मेरी तरफ क्यों आ रहा है, लगता है कि ये प्रिंस चार्मिंग मुझे मिलने के लिए आ रहा है, जरा देखो तो सही ये घोड़े के ऊपर बैठा कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तो यंग मिस अपने युई गैंग से कहती है युई गैंग जब तक मैं तुम्हें कोई कमांड ना दूं तब तक ना तो हॉर्न बजाना और ना ही यहाँ पर हमारी फाइट के बीच में आना, क्योंकि मैं जाकर यंग मास्टर को कन्फ्रंट करने वाली हूँ, मैं इससे फाइट करूंगी, तुम्हें बीच में आने की इजाजत नहीं है। तो युई गैंग से कहता है जी ठीक है यंग मिस, मैं आपके बीच बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ, आपको जो करना आप कर सकती हैं। यंग मिस उसी वक्त साइड के ऊपर एक पत्थर के ऊपर छुप जाती है, जबकि हमारा यंग मास्टर जो होता है वो भागता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे माउंटेन के ऊपर दिखाई पड़ता है वहाँ पर युई गैंग खड़ा होता है और घोड़े के ऊपर जो रस्सी में बंधा होता है वो टाइजियान होता है। तो वो कहता है ये तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग हैं, ठीक है मैं अपने टाइजियान को बचा सकता हूँ। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचता है और उसे कहता है कि मेरे टाइजियान को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके साथ ही हमारी यंग मिस उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जैसे यंग मिस उसके सामने आकर खड़ी होती है उसका घोड़ा वहीं पर ब्रेक लगाता है। उसका घोड़ा क्योंकि ब्रेक लगाता है तो उसी के साथ ही हमारा यंग मिस अपने घोड़े के ऊपर से उछलता है और उड़ता हुआ सीधा यंग मिस की तरफ आगे बढ़ता है। अरे यंग मिस उसके सामने पोज मारना चाहती थी लेकिन जरा यंग मास्टर जो है वो उड़ता हुआ सीधा जाकर उसके ऊपर गिरता है। जैसे वो उसके ऊपर आकर गिरता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ टकराते हैं और दोनों के टकराने के साथ ही दोनों के मुंह एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और दोनों की किस हो जाती है। यंग मास्टर हमारा एक बहुत ही अच्छा और नरम दिल इंसान होता है, वो शर्मा रहा था, पीछे हटने के बाद से कहता है मिस प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरा
मेरा घोड़ा अचानक से स्लिप हो गया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे पर गिर गया। मेरा मतलब नहीं था तुम्हें किस करने का। यंग मिस क्योंकि नीचे गिरी होती है तो इसी के साथ ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ उसके गोल गोल बड़े बड़े के ऊपर पड़ा होता है। इस बात से यंग मास्टर बेचारा और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। वो जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है और भी ज्यादा माफिया मांगना शुरू कर देता है और उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज मुझे माफ कर देना, ये भी एक गलती थी, ये भी एक गलती थी, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। यंग मिस उठकर खड़ी हो जाती है और उठने के बाद उसे कहती है कि तुम्हारा घोड़ा यहाँ पर स्लिप हुआ, तुमने एक स्लिप होने के बाद मेरे ऊपर गिरे, मुझे किस किया और उसके बाद तुमने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। जबकि यंग मास्टर बेचारा वहाँ पर अपने ऊपर थप्पड़ मार रहा था और कहता है कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश कर दी। दूसरी तरफ जुई गैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और टाई जियान वहाँ पर सोच रहा था कल ब्याह तुम कहाँ पा रहे हो, तुमने बेवकूफ यंग मास्टर को यहाँ पर क्यों भेज दिया, ये हमारा बेवकूफ यंग मास्टर ये खुद भी यहाँ पर किडनैप होने वाला है। हमारी मिस बैंडिट आगे बढ़ती है, यंग मास्टर का हाथ पकड़ती है और मोटी मोटी आंखों के साथ उसके सामने आपको बहुत ज्यादा बेचारा साबित करते हुए उसे कहती है यंग मास्टर ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अभी भी यहाँ पर मुझे किस किया, अब मैं तुम्हारे बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई हूँ और अब तुम्हें मेरी सारी की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जल्दी से अपना हाथ छुड़वाता है, फिर साथ ही एक जोरदार चीख मारता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जबकि हमारी यंग मिस सोच रही होती है कि इसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, वो सोच रही होती है लगता है इसको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसी के साथ यंग मास्टर अब आगे बढ़ता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है लेडी प्लीज मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सारी की सारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, मैं अपने बेबी को यहाँ पर इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। तो हमारी यंग मिस बेचारी और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है ये तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है, मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यंग मास्टर है जो बेवकूफ दिखाई देता है, लेकिन ये असल में वाकई में एक बेवकूफ निकला। साथ ही पीछे से टाई जियान चलाकर उसे कहता है कि यंग मास्टर ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है, प्लीज इसकी बात में मत फंसना। जुई गैंग उसको पीटना शुरू कर देता है और उसके मुंह के अंदर रुई ठूंस रहा था और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर कितना अच्छा शो चल रहा है और तुम यहाँ पर सारे के सारे शो को खराब कर रहे हो। यंग मास्टर टाई जियान की बात सुनने के बाद हमारी मिस बैंडिट को पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि तुम एक बैंडिट कहेगी, तुम एक लुटेरी कहेगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे बेवकूफ बनाने की। मिस बैंडिट उसके सामने अभी भी नौटंकी करते हुए कहती है ये क्या, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगी मेरी और इस बच्चे की, लेकिन तुमने यहाँ पर अभी मुझे छोड़ दिया। यंग मास्टर से कहता है कि अभी मेरे टाई जियान को छोड़ दो वरना तुम्हें इस बात का बहुत सा पछतावा होने वाला है, तुम लुटेरी कहेगी, देखना मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाशर करूंगा। बात सुनने के बाद हमारी यंग मिस जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो नीचे उसके पाँव की तरफ देख रही होती है, उसने जूते नहीं पहने होते, वो उसके घोड़े की तरफ देखती है तो उसके जूते जो होते हैं घोड़े के ऊपर ही रह गए होते हैं। यंग मिस वहीं पर साइड के ऊपर अपना मुंह करके हंसना शुरू कर देती है और कहती है यंग मास्टर को देखो तो सही मेरे सामने किस तरह एटीट्यूड के साथ खड़ा है, हालांकि उसे पता है कि उसके पाँव के नीचे से उसे काफी सारे पत्थर चुभ रहे हैं, ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, उस बेचारे के जूते घोड़े के अंदर लगे रह गए और वो जब यहाँ से नीचे गिरा था घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा था, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। यंग मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये घोड़े ने जानबूझकर किया है, घोड़े ने जानबूझकर मेरे जूते वहाँ पर फंसा लिए होंगे जिसकी वजह से मैं बगैर जूतों के वहाँ से नीचे गिर गया हूँ। जबकि घोड़ा उसे कहता है बेवकूफ तुम खुद ऊपर से नीचे गिरे हो और तुम्हारे जूते जो है वो सैडल के अंदर ही फंसे रह गए, सबका मुझसे क्या ताल्लुक है। इस बैंडिट उसका बाला उठाती है और उसके बाले को उसकी तरफ फेंकते हुए कहती है अच्छा ठीक है अपना बाला पकड़ो, जाओ जाकर अपने जूते पहन कर आओ, क्योंकि तुम्हारे जूते पहनोगे तभी तो हम लोग अच्छी फाइट कर पाएंगे, ऐसा ना बाद में तुम ये कहो कि मैंने जहाँ पर तुम्हें बुली किया है। मास्टर जाता जाकर अपने जूते उतारता है, जूते पहनकर बाला लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि यंग मिस भी वहाँ पर एक लंबी सांस लेती है। यंग मास्टर जो होता है अपना बाला लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम लुटेरी कहीं क्या, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाली हो। यहीं से नेक्स्ट सीन में दूसरी तरफ का भी दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल ब्याओ अपनी टीम के साथ इन बैंडिट्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। बैंडिट्स उनके पास सामान लूटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि वो सोल्जर्स जो होते हैं उनका मुकाबला कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी जबरदस्त फाइट चल रही होती है। यहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं जो कि अपने हाथ में एक ब्लोअर डार्ट लेकर खड़ा होता है। ये बंदा पता नहीं किसी और ग्रुप का है, ये इन दोनों ग्रुप्स में नहीं होता, ये यंग मास्टर को मारने के लिए यहाँ पर खड़ा होता है। इसे नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से माउंटेन का दिखाया जाता है जहाँ पर जुई गैंग टाई जियान से कहता है मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे यंग मास्टर को वाकई में बाला चलाना आता भी है या नहीं? ये मत कहना कि उसने अभी तक सिर्फ और सिर्फ पपेट्स के ऊपर ही अटैक करके अपनी प्रैक्टिस की है, कि इससे पहले वो कभी भी रियल के इंसान के साथ फाइट नहीं कर चुका, क्योंकि यंग मिस बिल्कुल उसके सामने खड़ी है लेकिन उसका बाला यंग मिस को लग ही नहीं रहा। वो बार बार सामने की तरफ स्टैब कर रहा है लेकिन यंग मिस को एक भी अटैक हिट नहीं कर रहा। सुनने के बाद टाई जियान उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें इस बारे में क्या बताऊं, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि वो हमारा यंग मास्टर बहुत ही नरम दिल है, वो औरतों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इसी वजह से वो जानबूझकर अपने बाले को साइडों के ऊपर मार रहा है ताकि यंग मिस को चोट ना लगे। क्या इससे पहले उसने सिर्फ और सिर्फ घर पर ही प्रैक्टिस किया, उसकी दादी और उसकी माँ के साथ वो प्रैक्टिस करता रहा है, आज से पहले वो कभी भी किसी के साथ रियल स्पार में नहीं गया। मिस बैंडिट भी वहाँ पर उसके सामने खड़ी होकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है सर देखो तुझे ये लड़का कितना ज्यादा
क्यूट है और कितना ज्यादा अच्छा भी है। ये यहाँ पर जानबूझकर मुझे हिट नहीं कर रहा, हालांकि मैं इसके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ। अगर ये हिट करना चाहे तो एक ही अटैक में मुझे जान से मार सकता है। जबकि सामने से यंग मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी हंस क्यों रही हो, चलो जल्दी से अपना वेपन उठाओ और ठीक तरह से मुझसे फाइट करो। साथ ही मिस बैंडेट जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि उसके पीछे एक पेड़ होता है। पेड़ की डाली के साथ लटक जाती है और उसे कहती है, मेरे हैंडसम यंग मैन, क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक बैट लगा ले। वेपन यहाँ पर पहले गिरेगा, उसे दूसरे की हर बात माननी पड़ेगी। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ जंप करती है। उस पेड़ के साथ सहारा लेकर पीछे की तरफ जंप करते हुए यंग मास्टर के पीछे वाली साइड पर चली जाती है और उसे कहती है, अगर मैं यहाँ पर तुमसे बैट में हार जाती हूँ तो मैं यहाँ पर सारी की सारी सप्लाईज में वापस कर दूंगी, टाइचियान भी तुम्हें वापस मिल जाएगा, तुम इन सभी चीजों को लेकर यहाँ से जा सकती हो। लेकिन अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ हमारे गांव में आना होगा और मेरा हस्बैंड बनना होगा। और साथ ही वो अपने बाले के साथ उसे पेड़ के साथ लगा लेती है। ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है। जैसे ही वो हस्बैंड की बात सुनता है वो बहुत ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है, साथ ही अपने वेपन को फेंक देता है और उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। मैं यंग मास्टर हूँ टाई हाउस का, मैं टाई फैमिली का यंग मास्टर हूँ, मैं तुम्हारे जैसी एक लुटेरी का हस्बैंड कैसे बन सकता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी लुटेरी का हस्बैंड बनूंगा। बाला जैसे ग्राउंड के ऊपर गिरता है, यंग मिस उसे कहती है, ये देखो तुमने तो अपना बाला फेंक दिया, यही तो शर्त थी, तुम हार गए हो, चलो ठीक है अब जल्दी से हम दोनों शादी कर लेते हैं और हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बन जाएंगे। यंग मास्टर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है। नहीं मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था, इसी वजह से मेरे हाथ से वेपन छूट गया, और वैसे भी मैं किसी भी बैंडिट्स का दामाद बिल्कुल नहीं बनने वाला। जुई गैंग उसे कहता है, टाई जियान मुझे लगता है कि तुम्हारे यंग मास्टर को यहाँ पर और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने ऊपर, ये बहुत ज्यादा नर्वस हो गया और ये बातों को घुमा फिरा रहा है। जबकि टाई जियान वहाँ पर सोच रहा था कि हमें तो इन सब बातों की पहले से आदत है, जब ये नर्वस हो जाता है तब इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तो मिस बैंडिट उसकी बात सुनने के बाद कहती है, तो यंग मास्टर क्योंकि तुम टाई फैमिली के यंग मास्टर, इसी वजह से तुम्हें शर्म आएगी किसी बैंडिट की फैमिली में शादी करते हुए, तो क्यों ना मैं आकर तुम्हारी फैमिली में शादी कर लूं, यानी कि मैं तुम्हारी फैमिली में शादी करूंगी, तो फिर तो तुम्हें शर्म नहीं आएगी। तो ये बात सुनने के बाद यंग मास्टर और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देता है, फिर साथ ही चलाकर उसे कहता है कि तुम एक लड़की होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो, ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बातें हैं जो तुम यहाँ पर इस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसी बैंडिट से शादी नहीं करने वाला, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लुटेरी हो, और एक लुटेरी होने के नाते तुम्हें क्या लगता है कि तुम टाई फैमिली में शादी कर सकती हो, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा डिमांड कर रही हो जैसे कि तुम्हें आसमान से चांद चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद मिस बैंडिट सोच रही होती है, अब तो यहाँ पर कुछ ज्यादा इंसल्ट हो गई है, क्या मैं यहाँ पर वाकई में चांद का टुकड़ा मांग रही हूँ जो यहाँ इस तरह की बातें कर रहा है। तो मिस बैंडिट कहती है, हालांकि ये बहुत ज्यादा नर्वस है लेकिन फिर भी हमें इतनी ज्यादा इंसल्ट तो नहीं करनी चाहिए। तो वो पीछे की तरफ घूमती है और उसे कहती है, अच्छा ठीक है नर्वस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शांत होकर बात करो। लेकिन वो पीछे नहीं होता, वो कहता है यहाँ पर कहाँ पर चला गया। तो वो अपने घोड़े के पास जाता है और घोड़े के ऊपर लगी हुई अपनी तलवार को निकाल कर ले आता है और उसे कहता है, चलो फिर अपनी तलवार से फाइट करते हैं। लोग यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर बैट लगाते हैं, दोबारा यहाँ पर फाइट करते हैं, इस बार हम लोग तलवार से फाइट करेंगे। उसे कहती है, क्या तुम वाकई में यहाँ पर तलवार से फाइट करना चाहते हो, तुमने अपनी तलवार को निकाल लिया, यहाँ पर दोबारा से अपने स्पीयर को उठाना चाहिए था और स्पीयर के साथ मुझसे फाइट करनी चाहिए थी। मिस बैंडिट उसे कहती है कि ये तलवार बहुत ज्यादा तेज है, कहीं तुम इससे चोट मत लगवा लेना। तो वो कहता है, नहीं हम लोग तलवार से फाइट करेंगे, चलो जल्दी से अपनी तलवार निकालो, हम लोग तलवार से फाइट करेंगे। मैं यहाँ पर टाई जियान को बचाने के लिए आया हूँ और उसे बचाने के लिए यहाँ पर फाइट करूंगा। मिस भी वहाँ पर अपने भाले को फेंक देती है, जबकि जुई गैंग उसके लिए तलवार फेंकता है। वो तलवार को कैच करती है और कहती है, यहाँ पर इसलिए कह रही हो कि मुझे तलवार से तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए मेरे साथ, क्योंकि तलवार के साथ फाइट करने से तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस ही नहीं है, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो इस बात से यंग मास्टर बेचारा काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, लेकिन साथ ही वो गुस्सा भी होता है। वो अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुमने तो हद ही पार कर दी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तलवारबाजी में इतना ज्यादा बुरा हूँ। यंग मिस उसकी तरफ देखते और कहती है, जरा देखो तो सही, ये गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगता है, मेरी तरफ भागता हुआ ये और ज्यादा क्यूट लग रहा है। जैसे वो उसकी तरफ भागता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसी वक्त मिस बैंडिट को कुछ महसूस होता है जैसे कि पीछे से उसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो वो जल्दी से अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ती है, एक दूसरे की तरफ तलवार लेकर आगे बढ़े होते हैं। तो हमारी मिस बैंडिट जो होती है वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके पीछे से जो अटैक यानी जो ब्लो डार्ट उसकी तरफ आगे बढ़ा होता है, जहरीला डार्ट, वो उस तलवार के साथ अपनी तलवार के साथ उस डार्ट को ब्लॉक करने के लिए अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाती है। सेम टाइम के ऊपर जो यंग मास्टर की तलवार होती है वो उसके कंधे के अंदर आकर दस जाती है। तो मिस बैंडिट ने ना सिर्फ उस डार्ट को वहाँ पर ब्लॉक कर लिया बल्कि साथ ही अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो भी कर देती है। वो अपनी तलवार को जब थ्रो करती है तो वहाँ पर जो बंदा पेड़ के ऊपर बैठा है उसके ऊपर पॉइजनस डार्ट मार रहा होता है, वो तलवार सीधी जाकर उसकी बॉडी के अंदर दंसती है और वो भी वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन इतनी देर में यंग मास्टर की तलवार जो होती है वो मिस बैंडिट के कंधे के अंदर दंस चुकी होती है और यंग मास्टर बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने डॉज क्यों नहीं किया, हालांकि तुम आसानी के साथ मेरे अटैक को डॉज कर सकती थी। तो यहाँ पर हम कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मुझे डॉज करना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पर डॉज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि पीछे से मैंने देखा कोई तुम्हारे पर अटैक कर रहा था, इसी वजह से मैंने अटैक को ब्लॉक करने के लिए तुम्हें बचाने के लिए अपनी तलवार को पीछे की तरफ कर लिया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे अटैक को डॉज नहीं कर पाई। और फिर साथ ही उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर इस बारे में और ज्यादा
इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। तुम्हारे अपने लोगों में से कोई ऐसा है जो तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि जो बंदा जो भी था वो हमारे ग्रुप में से नहीं था, हमारे बैंडेड ग्रुप में से नहीं था। फिर साथ ही वो यूई गैंग से कहती है, यूई गैंग चलो जल्दी से हॉर्न बजा दो, हम लोग जहाँ से जा रहे हैं और टाइजियान को भी छोड़ दो, हमें वापस जाना होगा। यूई गैंग उसे कहता है ठीक है मिस, मैं हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन आपकी इंजरीज का क्या होगा, आपको तो काफी सारी चोट बज लगी है और खून बह रहा है। तो वो उसे कहती है नहीं पास ये छोटी मोटी चोट है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो जल्दी से हॉर्न बजा दो, हमें यहाँ से निकलना है। कहता है ठीक है यंग मिस, और अपने पास से हॉर्न निकालता है और उसे बजा देता है। जबकि यंग मास्टर उसे कहता है तुम वाकई में जहाँ से जा रही हो? वो उसे कहती है हाँ मैं जहाँ से जा रही हूँ, और साथ ही वो उसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है? तो यंग मास्टर उसे अपना नाम बताता है। वो उसे कहता है कि मेरा नाम टाई जी है और मैं टाई फैमिली का यंग मास्टर हूँ। हमारी मिस बैंडेड जो होती है वो अपने घोड़े के ऊपर बैठ जाती है और कहती है टाई जी तुम्हारा नाम बहुत ज्यादा खूबसूरत है, अब जबकि हम लोग फिलहाल के लिए अपनी फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर मिलेंगे, हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे, और उसके बाद जब हम लोग मिलेंगे उस वक्त मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के बारे में वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और अगली बार सोच कर आना, क्योंकि हम दोनों की शादी होकर रहेगी। जब हम लोग अगली बार मिलेंगे उस वक्त तुम मेरे हस्बैंड बनकर रहोगे। सुनने के बाद यंग मास्टर बेचारा वहाँ पर शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो जाता है। तो मिस बैंडिट अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसके चले जाने के बाद अंकल ब्याओ भी वहाँ पर माउंटेन के ऊपर आते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कुछ चोट वोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंकल ब्याओ मुझे एक बात बताओ, अब नीचे के क्या हालात हैं, क्या सभी बैंडिट्स चले गए हैं? तो वो कहता है हाँ सभी के सभी बैंडिट्स जा चुके हैं, हम लोगों ने वहाँ पर अपनी कुछ सप्लाईज को खो दिया, वो बैंडिट्स तकरीबन 10 कार्ड्स को चोरी करके ले गए हैं, लेकिन बाकी की कार्ड्स बिल्कुल सेफ एंड साउंड है और हमारे सोल्जर्स भी बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसी के साथ यंग मास्टर से कहता है अंकल ब्याओ मुझे लगता है कि किसी ने मेरे पर अटैक करने की कोशिश की, फाइटिंग के दौरान बैंडिट्स ग्रुप में से नहीं था वो बंदा, जो भी था उसने मुझे मारने की कोशिश की किसी पॉइजनस डार्ट के साथ। मुझे लगता है कि वो हमारी सप्लाई टीम के मेंबर्स में से ही था, यानी कि वो हमारे साथ साथ यहाँ पर पहुंचा है, कोई ऐसा है जो मुझे मारना चाहता, आप इस मसले को इन्वेस्टिगेट करवाएं। तो अंकल ब्याओ से कहते हैं हाँ ठीक है यंग मास्टर, मैं इस मसले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। तो यंग मास्टर उनसे कहता है कि तुम अपनी टीम को लो और आगे बढ़ो, जबकि मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, मैं बस आ रहा हूँ। तो वो से कहता है लेकिन यंग मास्टर तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो यंग मास्टर से कहता है कि मैं सुसु करने के लिए जा रहा हूँ, क्या वो भी पूछ कर जाना पड़ेगा, मैं सुसु करके तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है यंग मास्टर ठीक है तुम चले जाओ। साथ ही अंकल ब्याओ वहाँ पर सोच रहा होता है ये सुसु करने के लिए जा रहा है, लेकिन इसके हाथ में एक तलवार की शीट है, यानी कि तलवार का खाली खोल है, उसके अंदर तलवार तो है ही नहीं, कि ये मिस बैंडेड की तलवार का कवर होता है। तलवार तो उसने उसकी तरफ फेंक दी थी वहाँ पर उसने जिस बंदे को मारा था। मास्टर चलता हुआ उस तरफ आगे जाता है जहाँ पर उसने अपनी तलवार को फेंका था। वो कहता है कि जिस तरफ से डांट आया था मुझे लगता है कि उसकी तलवार यहीं पर होनी चाहिए। यंग मास्टर जैसे वहाँ पर पहुंचता है तो वहाँ पर वाकई में एक डेड बॉडी पड़ी होती है और उसकी बॉडी के अंदर बैंडेड की तलवार होती है। तो वो कहता है तो वहाँ यहाँ पर तो वाकई में एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी है, इसका मतलब उसने वाकई में मेरी जान बचाई है। ऊपर से उस लड़की ने इतनी दूर से तलवार फेंककर इस बंदे को मार दिया, इसका मतलब यह है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यंग मास्टर तलवार को निकालता है उस डेड बॉडी के अंदर से, वापस उसे मियान के अंदर रख लेता है और कहता है कि उस लड़की ने मुझे बचाने के लिए सब कुछ किया, वो बैंडेड इतनी बुरी नहीं थी, तो टेरी ने मेरी जान बचाई है, तो फिर मुझे यहाँ पर उसकी तलवार वापस करनी होगी, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा कि मैं दोबारा उससे मिल सकूं। साथ ही वो शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर किस तरह की बातें सोच रहा हूँ, मुझे होता क्या जा रहा है, वो एक लुटेरी है, मैं लुटेरी से दोबारा क्यों मिलूंगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे वो लुटेरी पसंद आ गई है? अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। नेक्स्ट सीन हमें एक नदी के पास का दिखाया जाता है। रात के वक्त ये लोग नदी के पास अपने तंबू लगाते हैं, क्योंकि रात के वक्त इन्हें रेस्ट करनी होती है, क्योंकि इससे आगे सफर नहीं कर पा रहे होते। तो वहीं पर तंबू में अपना यंग मास्टर जो होता है वो लेटा होता है, वहीं पर लेटे लेटे से ख्वाब आता है। अपने ख्वाब में ये अभी भी यहाँ पर मिस बैंडेड को ही देख रहा था। मिस बैंडेड उसे कहती है आए मेरे टाई जी तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, मेरे पास आ जाओ। जबकि हमारा टाई जी उसे कह रहा होता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मिस बैंडेड उसके पीछे पीछे भाग रही होती है, वो उसे कहती है मेरे हैंडसम तुम कहाँ पर जा रहे हो, देखो तो सही जब तुम गुस्सा आते हो तुम कितने ज्यादा क्यूट लगती हो। तो वो आगे आगे भाग रहा होता है और कहता है कि नहीं तुम्हारी जैसी लुटेरी के पास मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। और उसी वक्त मिस लुटेरी अपने पास से एक रस्सी निकालती है और रस्सी को घुमाकर उसकी तरफ फेंकती है, और जैसे वो उसकी तरफ रस्सी फेंकती है और उसे कहती है कि अब तो तुम मुझसे शादी करके ही रहोगे, हम दोनों की शादी होकर रहेगी, तो चलो सबसे पहले यहाँ पर किस करते हैं। क्योंकि यंग मास्टर चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा होता है कि नहीं तुम्हारे सपनों में, तुम सिर्फ सपनों में मुझसे शादी कर सकते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। और जैसे वो अपने होंठ उसके सामने करती है यंग मास्टर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है कोई नहीं एक बार तो किस किया जा सकता है, वैसे भी ये तो एक सपना है। बाहर अंकल ब्याओ को दिखाते हैं, अंकल ब्याओ उसकी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये लड़का कर क्या रहा है, क्योंकि वो बेचारा वहाँ पर सोते सोते अपने होंठों को पिंच कर रहा होता है किस करने के लिए। अंकल ब्याओ कहते हैं जरा देखो तो सही हम लोग कैसी सिचुएशन में, और इस लड़के को देखो ये यहाँ पर सपनों में किसी को किस कर रहा है।
तो हमें फिर से नेक्स्ट सीन सपने का ही दिखाया जाता है। टाइजी अपने होंठों को आगे बढ़ाता है और दोनों जैसी वहाँ पर किस करने लगते हैं। इसी के साथ ही मिस बिलोटेरी उसे कहती है कि जरा रुको, देखो तुम्हारे पीछे क्या है, और जल्दी से घूमकर उसे अपने पीछे कर देती है और खुद सामने हो जाती है। साइड के ऊपर से टाइजी के ऊपर अटैक होता है तो मिस लोटेरी जो होती है वो सामने की तरफ आकर उस टैग को अपनी बॉडी के ऊपर लेती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है और उसका ब्लड बहता है, जिसकी वजह से मिस लोटेरी वहीं पर मर जाती है। देखकर हमारा यंग मास्टर जो होता है एक जोरदार चीख मारता है और अपने बिस्तर से उठ जाता है। अंकल ब्याओ भी उठ जाते हैं और उसे कहते हैं यंग मास्टर क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? तो वो उसे कहता है हाँ बस मैंने एक बुरा सपना देखा है। तो अंकल ब्याओ से कहता है अंकल ब्याओ जो कुछ ज्यादा खास नहीं था, आप सोच सकते हैं। अंकल ब्याओ से कहते हैं तुम्हें हुआ क्या है? हम लोग पहली बार एक मिशन के ऊपर आए हैं और तुम पहली बार इस मिशन पर मेरे साथ आए, और जब तुम माउंटेन के ऊपर अब टाइजियान को बचाने के लिए गए थे, बताओ वहाँ पर क्या हुआ, ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये बुरे सपने आ रहे हैं? मैं अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा टाइजी उनसे कहता है अंकल ब्याओ आप सो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो बिस्तर उठाता है और नीचे अपने मुर्गे की तरफ देखता है, क्योंकि उसके मुर्गे ने उल्टी कर दी होती है। इस बात से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। और आप सभी को पता होगा कि ये प्रोसीजर कैसे काम करता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में उसने उसे किस किया था और साथ में कुछ हो गया। यंग मास्टर कहता है कि मुझे अब जाकर अपनी पैंट्स को धोना पड़ेगा, क्योंकि ये तो गीली हो गई हैं। यंग मास्टर अपना अंडरवियर उतारता है और रात के वक्त पानी के किनारे जाकर बैठ जाता है उसको धोने के लिए। वहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है। वो बेचारा अपना अंडरवियर हाथ में पकड़कर बैठा होता है और कहता है अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ होना है, पहले अपने साथ 2 अंडरवियर्स लेकर आता, ये तो गीला अगर ठंडे पानी से मुझे धोना पड़ेगा। फिर साथ ही यंग मास्टर अपने आप को डांटते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं टाई फैमिली का यंग मास्टर होकर एक लुटेरी के लिए इस तरह पानी कैसे बहा सकता हूँ। उस लुटेरी की वजह से अब आधी रात के वक्त ठंडे पानी में मुझे अपना अंडरवियर धोना पड़ रहा है। तो वो वहाँ पर उसके बारे में सोच रहा होता है। जैसे वो उसके बारे में सोच रहा था, उस बेचारे का अंडरवियर उसके हाथ से छूट जाता है और पानी में आगे बह जाता है। वो कहता है मेरा अंडरवियर कहाँ पर चला गया? तो वो पानी में बहकर जा रहा होता है। इसी वजह से बेचारे को पानी में उतरना पड़ेगा। वो कहता है मेरे पास तो और पैर है भी नहीं, तो मुझे इसी को निकालना होगा। वो पानी के अंदर जाकर उसको निकाल रहा होता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो पानी के अंदर जाने की वजह से उस बेचारे के नीचे के कपड़े भी पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। तो वो पानी के अंदर ही होता है। तो उसी वक्त साइड के ऊपर से आवाज आती है कि दुश्मन ने गांव के ऊपर अटैक कर दिया है। तो वो जल्दी से भागता वापस जाता है और जाकर आर्मर पुट करता है। और आर्मर पहनने के बाद अंकल ब्याओ से कहता है अंकल ब्याओ क्या सिचुएशन है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो अंकल ब्याओ से कहते हैं यंग मास्टर हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, शीलोंग के रेंजर्स ने हमारे एक गांव के ऊपर अटैक कर दिया है। रिवर वैली के ऊपर उन्होंने अटैक किया और वहाँ पर वो लूट मार मचा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं और वहाँ पर से माल चोरी कर रहे हैं। तुम्हारा यंग मास्टर कहता है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाकर ज़ीरोंग के रेंजर्स को मारना होगा ताकि हम लोग जाकर अपने लोगों की रक्षा कर सके। तो अंकल ब्याओ उसका बाजू पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं यहीं पर रुको, हमारा मिशन यहाँ पर इस सप्लाईज को पहुँचाना है, इस सप्लाईज को इसकी ठिकाने के ऊपर पहुँचाना, यही हमारा मिशन है। हम लोग साइड के मिशन के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये बात ठीक है कि वो लोग भी हमारे कंट्री के नागरिक हैं, उन गाँव वालों को बचाना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा फर्ज यह है कि हम उन सप्लाईज को सही सलामत उस जगह पर पहुँचाएं जहाँ पर इन्हें पहुँचाना है। मास्टर से कहते हैं तो अंकल ब्याओ आपके कहने का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना? ज़ीरोंग के लोग जो कि हमारे दुश्मन मुल्क से हैं, वो यहाँ पर आकर हमारे गाँव वालों को मार रहे हैं, उनको लूट रहे हैं और हम लोग जाकर उनको बचा भी नहीं पा रहे। अंकल ब्याओ से कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम लोग जाकर उनका मुकाबला नहीं करेंगे, अपने मिशन को पूरा करना है। जबकि यंग मास्टर से कहता है अंकल आपको यहाँ पर अपनी सप्लाईज की पड़ी हुई है। अंकल ब्याओ ये सप्लाईज जो है ये दोबारा से रिकवर हो सकती है, हम ये सारा माल दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप यहाँ पर किसी इंसान के मरने पर उसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सभी सिटीजन जो है ये हमारी टाई फैमिली के जुरिडिक्शन में आते हैं और यहाँ पर हमारी आर्मी का फर्ज बनता है कि हम इन सभी गाँव वालों की रक्षा करें और हम इन सभी गाँव वालों की रक्षा करेंगे। हमारा यंग मास्टर तो वाकई में एक बहुत ही अच्छा इंसान है और पूरी तरह से एक हीरोइक भी है, यानी कि ये लोगों को बचाने के लिए जहाँ तक अपनी जान देने को भी तैयार है। कि मैं अपनी एक टुकड़ी को लेकर उस तरफ जा रहा हूँ ताकि जाकर उनकी मदद की जा सके और उनको मरने से बचाया जा सके, जबकि आप बाद में मेरे पीछे आ जाना। तो ब्याओ उसकी बात सुनने के बाद और उसका रिजॉल्व देखने के बाद से कह दिया ठीक है यंग मास्टर तुम आर्मी की एक टुकड़ी लेकर वहाँ पर चले जाओ, मैं भी अपना आर्मर पहनकर तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ कि वहाँ पर ज्यादा एक्शन मारने की जरूरत नहीं है, कहीं अपने आप को नुकसान मत पहुँचा लेना। तो यंग मास्टर से कहता है ठीक है अंकल ब्याओ का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो अपने सोल्जर से कहता है सोल्जर चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, हम सभी लोग जा रहे हैं गाँव वालों को बचाने के लिए। यहीं पर नेक्स्ट सीन हमें गाँव वालों का दिखाया जाता है। गाँव में ज़ीरोंग की आर्मी ने अटैक किया होता है। ये आर्मी के लोग बैंडर्स की तरह इलाक रहे होते हैं और ये लोग यहाँ पर से सामान चोरी कर रहे होते हैं, वालों को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं और उनका सामान चोरी कर रहे होते हैं। इसी के साथ उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है कि हमारी आर्मी वहाँ पर पहुंच चुकी है। यंग मास्टर अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर आ जाता है। यंग मास्टर जो होता है खुद सबसे आगे फ्रंट के ऊपर होता है। वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी को मार डालो, किसी एक भी ज़ीरोंग सोल्जर को मत छोड़ना, और वो लोग उनको मारना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक करके सभी को मार होते हैं। यहीं पर साइड के ऊपर एक कॉटेज में दिखाते हैं जहाँ पर एक लड़की होती है, पर्दे के पीछे छुपकर उसको देख रही होती है, यानी कि हमारे यंग मास्टर को देख रही होती है। तुम्हारा यंग मास्टर भी वहाँ पर उन
लोगों को मार रहा होता है कि उसी वक्त उससे साइड के ऊपर से आवाज आती है। वो लड़की चलाकर उसे कहती है कोई मेरी मदद करो। यंग मास्टर की नजर उस तरफ पड़ती है, उसे सामने की तरफ वहाँ पर दिखाई देता है कि वहाँ पर एक लड़की के साथ कोई ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, उसका रेप करने की कोशिश कर रहा है। यंग मास्टर एक अच्छा इंसान है तो वो जल्दी से भागता हुआ उस तरफ चला जाता है और अंदर जाने के बाद से कहता है कि इसे छोड़ दो वरना मैं मार डालूंगा। यहीं से नेक्स्ट सीन में मिस बैंडेड का दिखाया जाता है। मिस बैंडेड अपने घर के अंदर बैठी होती है, अपने घर में शीशे के सामने बैठकर अपने आप को देखकर अपनी तारीफें किए जा रही होती है कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, कोई भी मेरी खूबसूरती से बिल्कुल भी नहीं बच सकता। जबकि उसकी आंटी ने एक पट्टी के ऊपर मेडिसिन लगाई होती है और उसके पास ही खड़ी होती है और वो उसके कंधे के ऊपर लगा देती है, जिसकी वजह से उसे दर्द होता है। वो चिल्लाना शुरू कर देती है। आंटी उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, ये क्या तुम यहाँ पर शीशे के सामने बैठकर इस तरह की बातें किए जा रही हो। तो मिस बैंडेड उसे कहती है कि आंटी ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम आराम से मेडिसिन नहीं लगा सकती। तो आंटी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारी स्टेप आंटी हूँ, यानी कि मैं तुम्हारी सगी आंटी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इस वजह से तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात तो बिल्कुल ही मत करो और ऊपर से क्या बच्चों की तरह अपनी खूबसूरती की तारीफें किए जा रही हो। जब से तुम वापस आई हो तुम सिर्फ अपने बालों को काटने के पीछे लगी हुई थी। तुमने अपने बालों को काट कर इनका नया स्टाइल बना लिया और तुम्हें उस वक्त दर्द की बिल्कुल परवाह नहीं थी। और अब जब मैं जहाँ पर तुम्हारी पट्टी कर रही हूँ तो तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा दर्द होने लग गई है। चुपचाप अपना मुंह बंद करो, जाकर सो जाओ। तो उसके बाद नेक्स्ट में बिस्तर का दिखाया जाता है कि हमारी मिस बैंडेड जाकर अपने बिस्तर के ऊपर सो जाती है, लेकिन वो भी यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के सपने देख रही होती है। तो सपने में हमारी यंग मिस जो होती है भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है कि मेरे टाइजी बेबी तुम कहाँ पर हो, चलो जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरे हेयर स्टाइल की तरफ देखो, मेरा नया हेयर स्टाइल तुम्हें कैसा लगता है। लेकिन जैसे वो उसके करीब जाती है तो उस वक्त टाइजी की बाहों में एक दूसरी लड़की होती है, वही पीले बालों वाली लड़की जिसका रेप होने से बचाने के लिए हमारा यंग मास्टर उस तंबू के अंदर गया है। देखने के बाद हमारी यंग मिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है और कहती है कि टाइजी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे साथ चीटिंग कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर किसी और लड़की के साथ ये सब कुछ करने की, जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, साथ ही वो जो लड़की होती है वो भी हमारी यंग मिस की तरफ देखती है और उसे कहती है कि तुम शुरू, इतना ही कहती है किसी के साथ उसका सपना जो था वो खत्म हो जाता है और यंग मिस उठकर बैठ जाती है और उसे गालियां देना शुरू कर देती है। साथ ही वो दीवार में पंच भी मारती है और दीवार में पंच मारकर सामने उस लकड़ी के टुकड़े को भी तोड़ देती है। हमारी मिस बैंडेड कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे पास से मेरे टाइजी बेबी को छीन लिया, उसकी हिम्मत कैसी मेरे टाइजी बेबी के साथ चिपकने की। नौकरानी अंदर आती है और उसे कहती है कि यंग मिस क्या हुआ, क्या तुम्हारे जख्म में फिर से दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो बताओ कि मैं इसको फिर से साफ कर देती हूँ। मिस बैंडेड उसे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज जल्दी से मेरे लिए जाओ, जाकर एक पानी का गर्म कप लेकर आओ। मुझे अभी भी यहाँ पर एक बहुत ही बुरा सपना आया था, किसी दूसरी कमीनी लड़की ने मेरे हबी को चोरी कर लिया। ये बात सुनने के बाद उसकी नौकरानी भी काफी हैरान होती है और कहती है ये हबी क्या है। साथ ही यंग मिस उसे कहती है मेरा मतलब मेरा हस्बैंड। मैं सपने में अपने हस्बैंड को देख रही थी। वो लड़का मेरी तरफ देखकर तो बिल्कुल भी स्माइल नहीं कर रहा था, लेकिन उस पीले बालों वाली लड़की के साथ वो चिपक रहा था और साथ हंस कर बातें भी कर रहा था, वो भी मेरे सपने में। नौकरानी उसकी बात सुनने के बाद उसे कहती है कि मैडम ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, सपने की वजह से इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है, क्योंकि सपने तो कभी सच नहीं होते। तो मिस बैंडेड उसे कहती है एक बार मुझे लगता है कि सपने के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था। नौकरानी उसे कहती है कहीं आप फॉर्चून टेलर तो नहीं बनना चाहती, क्या पहले से भविष्य बता सकती हैं। मुझसे कहती है कि बकवास बंद करो, ये क्या बातें की जा रही है। फिर तो नौकरानी उसे कहती है कि यंग मिस क्या आप उठना चाहेंगी, क्या आप उठकर नहाना चाहेंगी। तो वो उसे कहती है नहीं अभी तो बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे अभी नहीं उठना, अभी मैं और ज्यादा आराम करूंगी, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। साथ ही वो सोच रही होती है कि मुझे ये सपना इतना ज्यादा रियल क्यों लगा, ऐसा लगा जैसे टाइजी के साथ कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा रियल लग रही थी। मिस बैंडेड यहाँ पर फिर से इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है, क्योंकि उसने जो ड्रीम देखा था वो उसे काफी ज्यादा रियल लगा था। तो वो कहती है टाइजी प्लीज अपना ध्यान रखना और किसी मुश्किल में मत पड़ना, क्योंकि तुम लड़के दोबारा किसी मुश्किल में पड़ गए तो फिर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा बुरा रहेगा। वो अपनी मुट्ठी को बंद करती है और अपने हाथ में जो कप होता है उसको भी तोड़ देती है। नौकरानी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में उस कॉटेज का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा टाइजी उस लड़की की इज्जत लुटने से बचाने के लिए आता है। बनाने के बाद वहाँ पर जो बैंडेड होता है वो उसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो बैंडेड भी होता है, वो भी वहाँ से भाग जाता है, वो उस लड़की को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके चले जाने के बाद वो लड़की उठती है और उसे कहती है यंग जनरल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। तुम्हारा टाइजी उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्लीज उठकर खड़ी हो जाओ, हम सभी लोग एक ही कश्ती के मुसाफिर है, यानी कि हम सभी लोग एक ही कंट्री में रहते हैं, तो ये मेरा फर्ज बनता था कि मैं जाकर तुम्हारी जान बचाऊं। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहीं पर कोई चोट तो नहीं लगी। इसी के साथ उस लड़की के कपड़े थोड़े से ढीले होते हैं, तो हमारा यंग मास्टर जो होता है उसकी चेस्ट देखने के बाद थोड़ा सा पीछे की तरफ घूम जाता है और साथ ही शर्मा भी रहा होता है और उसे कहता है कि जरा अपने कपड़े सेट कर लो, अपने लोगों से कह देता हूँ कि वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। जबकि यंग मिस उसे कहती है अगर ऐसी बात है इसका मतलब यह है कि तुमने मेरी जान बिल्कुल भी नहीं बचाई। तुम्हारा यंग मास्टर से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने तुम्हारी अभी भी यहाँ पर जान बचाई, वो बैंड तुम्हारी इज्जत लूटने वाला था, मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। जबकि वो लड़की आगे से उसे कहती है क्योंकि हमारे यंग मास्टर को बेवकूफ बनाना आसान है, तो ये भी लड़की यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को बेवकूफ बनाने के लिए ये बातें गा रही होती है। वो उसे कहती है क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरी बॉडी को देख लिया, तुमने बिना कपड़ों के मेरी बॉडी को देख लिया, तो ये मेरी इज्जत लूटने के बराबर ही है, अब मैं यहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। उस बैंडिट ने तो मेरी इज्जत नहीं लूटी, चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर आंखों के साथ मेरी इज्जत लूट ली है, इसका क्या होगा। अब तो मैं
मैं जहाँ पर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही तो फिर तुम्हारे साथ ही मुझे रहना पड़ेगा, वरना मुझे मरना पड़ेगा। बस सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं है कि मैं जहाँ पर आता अपनी आंखें बंद करता और आकर इससे फाइट करता। वो बंदा जो भी था जहाँ पर तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था उससे मैं आंखें बंद करके फायर तो नहीं कर सकता था, और आंखें खोलकर तुम्हारे पर नजर पड़ गई तो इससे इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने आंखों से तुम्हारी इज्जत लूट ली है। यंग मास्टर टाइयू से कहता है कि एक बार देख लेने से कोई तुम्हारी इज्जत नहीं लूटने वाला और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी इज्जत वैसी की वैसी जैसी पहले थी, इसी वजह से जाओ जाकर शान के साथ अपनी जिंदगी जियो। तो वो लड़की हमारे टाइजी की बात सुनने के बाद रोते वहाँ से भागना शुरू कर देती है और कहती है हाँ मुझे समझ आ गई तुम क्या कहना चाहते हो। इसका मतलब यह है कि मैं एक बहुत ही बुरी लड़की हूँ, तुमने यहाँ पर मेरी आंखों से इज्जत लूट ली और इसी के साथ अब तुम यहाँ पर मुझे अपनाना भी नहीं चाहते। तो यहाँ से जा रही हूँ, अपनी मॉम डैड से कह रही थी मॉम डैड मैं आ रही हूँ, तुम लोगों के पास ही आ रही हूँ, मैं भी खुदकुशी करने के लिए जा रही हूँ। टाइजी से कहता है रुक जाओ तुम कहाँ पर जा रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही लड़की जानबूझकर पीछे की तरफ घूमती है और उसके साथ चिपक जाती है। टाइजी भी सोच रहा था कि मैंने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था, ये मेरे साथ इतनी ज्यादा चिपक क्यों रही है। तो लड़की आगे से रोना शुरू कर देती है और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उसे कहती है कि मेरे पेरेंट्स को ज़ीरोंग के लोगों ने मार डाला, ज़ीरोंग के लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, मेरे पास जाने के लिए जगह नहीं और ऊपर से तुमने अपनी आंखों से मेरी बॉडी को देख लिया है, तो मतलब यह कि मैं किसी और की नहीं हो सकती, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। तो टाइजी उसे कहता है कि अच्छा ठीक है प्लीज मुझे छोड़ो, पहले मुझे छोड़ो तो सही, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं कोई प्लान बनाता हूँ और तुम्हें तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। तो वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुमने यहाँ पर मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका बदला चुकाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे घर के काम भी करवा सकते हो, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करना पड़ेगा। क्यों? ताकि मैं नहीं चाहती कोई मेरे बारे में ये बात करे कि किसी लड़के ने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है। करूँ वो उस लड़की से कहता है कि मेरी कैंप में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही हैं, आप मुझे ये बताओ कि मैं इतने मर्दों में तुम्हें कहाँ पर रखूंगा। क्योंकि वो लड़की हमारे यंग मास्टर टाइजी के साथ और भी ज्यादा चिपक रही होती है, क्योंकि उसने अपने पिछले हाथ में एक नीडल निकाली होती है जिसके ऊपर पॉइजन लगा होता है और वो उसके गर्दन में उस नीडल को दंसाने लगी है। जबकि हमारा यंग मास्टर टाइजी उसे कह रहा होता है कि प्लीज मुझसे थोड़ा दूर हटकर बात करो, इस तरह जब तुम मुझे इतना कस के पकड़ रही हो तो फिर मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा। लेकिन वो लड़की जो होती है अपनी नीडल को आगे बढ़ा रही होती है उसकी गर्दन के अंदर दंसाने के लिए। जैसे ही वो नीडल को उसकी गर्दन के अंदर दंसाने लगती है इसी वक्त बाहर से आवाज आती है। अंकल ब्याह वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अंकल ब्याह कहते हैं तुम कहाँ पर हो। तो जैसे अंकल ब्याह वहाँ पर अंदर आ रहे होते हैं उसी वक्त वो लड़की जो होती है नीडल को वापस से अपनी आस्तीन के अंदर रखने लगती है, वो वापस से उसे अपने कपड़ों के अंदर रखने लगती है। जैसे वो नीडल को पीछे की तरफ मोड़ती है वो नीडल जो होती है उसके हाथ के अंदर लग जाती है। लड़की अपना हाथ पकड़कर जल्दी से पीछे की तरफ हट जाती है। ब्याह अंदर आते हैं और उसे कहते हैं लड़की ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग बाहर वहाँ पर फाइट कर रहे हो और तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ मजे कर रहे हो। हमारा यंग मास्टर शर्माना शुरू कर देता है और कहता है अंकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अंकल ब्याह अंदर आने के बाद से काफी सारा डांट देते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग वहाँ पर ज़ीरोंग की आर्मी के साथ फाइट कर रहे हैं, हमने वहाँ पर से बैंडिट्स को मारकर भगा दिया और जबकि तुम यहाँ पर हो, तुम इस लड़की के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। जरा देखो तो सही, लगता है कि मैंने कुछ गलत देखा है, तुम एक लड़की को हक करके यहाँ पर खड़े हो। यंग मास्टर टाइजी से कहता है अंकल ब्याह मुझे इस बात को एक्सप्लेन करने दो। जबकि इसी के साथ ही अंकल ब्याह आके बढ़ते हैं और उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, चुपचाप मेरे साथ चलो, रास्ते में जाकर मुझे सारी बात एक्सप्लेन कर देना, तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा बुरा होने नहीं दे सकता, हमें अपनी सप्लाईज को सही जगह के पर पहुंचाना है, चलो जल्दी से हम वहाँ पर चलते हैं। अगर हम लोगों ने सप्लाईज को खो दिया तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा रहेगा। कि वो लड़की फिर से उसे कहती है यंग जनरल प्लीज मेरा क्या बनेगा, क्या तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाने वाले। अंकल ब्याह से कहता है कि हमारे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना, अगर तुम्हारे पास कहीं पर जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर गाँव वालों से कहकर तुम्हारे लिए कोई न कोई जगह सेटल करवा सकता हूँ और दोबारा हमारे यंग मास्टर के करीब भी मत आना। के साथ ही वो लोग तंबू से बाहर निकल जाते हैं। उनके बाहर चले जाने के बाद वो लड़की आगे बढ़ने लगती है, लेकिन उसके हाथ के पॉइजन काम कर रहा होता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द हो रही होती है। वो अपना हाथ पकड़कर वहीं पर रुक जाती है और कहती है मुझे तो बहुत ही बुरा हुआ, मेरे हाथ के ऊपर अपनी नीडल लग गई जिसकी वजह से अब इफेक्ट हो रहा है। फिर साथ ही वो अपने पास से एंटीडोट निकालती है और उसको खा जाती है। उस पीली को खाने के साथ ही उसका हाथ जो है वो फिर से ठीक हो जाता है और वो कहती है यंग मास्टर को तो मैं अपने चक्कर में फंसा कर रहूंगी क्योंकि हम लोग अपना मिशन पूरा करके रहेंगे। तो उसी तरह मिस बैंडेट का सीन भी दिखाते हैं। मिस बैंडेट उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर दोबारा से सोना चाहती थी लेकिन मैं सो ही नहीं पा रही, मैं उस सपने को लेकर काफी ज्यादा परेशान हूँ। मुझे लगता है कि हमारे यंग मास्टर के साथ कुछ न कुछ तो बुरा होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं काफी लंबे अरसे से सिंगल हूँ, इसी वजह से मुझे इस तरह के सपने आने शुरू हो गए हैं। ऊपर से वो लड़का वो काफी ज्यादा शरीफ भी लगता है। मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का कोई ऐसा लड़का है जो कि लड़कियों के पीछे घूमता फिरता हो। साथ ही वो वहाँ पर सोच रही होती है कि मैं उस लड़के को कभी भी किसी दूसरे लड़के का नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब उस लड़के के ऊपर मैंने अपनी नजर रख लिया तो वो लड़का सिर्फ और सिर्फ मेरा ही होगा। तो इसी वक्त उसकी आंटी पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी आंटी आकर पीछे खड़ी है। तो इसी के साथ ऊंची आवाज में कह देती है कि टाइजी बेबी बहुत ही जल्दी में आने वाली तुमसे शादी करने के लिए, मैं तुम्हें शादी करके तुम्हें अपना हस्बैंड बना लूंगी। साथ ही आंटी उसके सर में एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम बेवकूफ लड़की, ये क्या बकवास किए जा रही हो, सुबह सुबह उठकर तुम किससे शादी करने की बातें की जा रही हो। पर हमें जुई गैंग और जुई नैन को भी दिखाते हैं। वो दोनों वहीं पर छुप कर देख रही होती है और कहते हैं जरा देखो तो सही हमारी यंग मिस बाहर किस तरह प्राउडली फिरती है और सभी लोगों के सामने ये
बहादुर बनी फिरती है, लेकिन आंटी के सामने इसकी भी नहीं चलती। आंटी से किस तरह से डांट रही है। तो आंटी उसे कहते हैं कि जब से तुम उस पहाड़ी के ऊपर से गिरी हो तब से तुम बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हो, तब से तुम काफी ज्यादा बदल गई हो और तुम्हारी हालात भी काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं और तुम सोचती भी अलग हो। तुम इतनी ज्यादा बदल गए तो क्यों ना तुम जाकर प्रैक्टिस किया करो, राइटिंग की प्रैक्टिस किया करो ताकि तुम्हें कोई अच्छा हस्बैंड मिल सके। जाकर घर के काम किया करो ताकि तुम्हें कोई अच्छा हस्बैंड मिल सके। उसकी बातें सुनने के बाद जुई गैंग को दिखाते हैं कि जुई गैंग वहाँ पर सदमे में चला जाता है। जुई गैंग को पता नहीं क्या होता है, वो वहाँ पर चुपचाप होकर बैठ जाता है। मिस बैंडिट आंटी से कहती है, आंटी मेरे कंधे के ऊपर अभी चोट लगी हुई है और ये भी ठीक नहीं हुई, तो क्यों ना मैं कुछ दिन और रेस्ट कर लूं। आंटी उसे कहती है कि जब से वो वाकया हुआ है, यानी जब से तुम पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरी हो, इनके बाद से तुम्हारे राइटिंग के स्किल बहुत ज्यादा बुरे हो गए हैं और साथ ही तुम्हारे कढ़ाई बुनाई के काम भी बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। तो तुम्हें ये सब कुछ जैसे बिल्कुल आता ही नहीं है और तुम्हारी तलवारबाजी पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। हमारी यंग मिस जो होती है वहाँ पर सोच रही होती है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लड़की जो पहाड़ी के ऊपर से गिरी थी वो पहाड़ी से ऊपर से गिरकर मर गई थी और उसकी बॉडी के अंदर मैं दूसरी दुनिया से आकर ट्रांसमाइग्रेट हुई हूँ, मैं रीइंकार्नेट हुई हूँ अपनी दुनिया से इस लड़की की बॉडी के अंदर। इसी वजह से आपको लगता है कि मैं अलग हूँ। आंटी चिल्लाकर उसे कहते हैं कि बस भी करो, तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट्स नहीं है, ना तुम्हें खाना पकाना आता है, ना तुम्हें घर का ख्याल रखना आता है, ना तुम्हें एम्ब्रॉयडरी आती है, ना तुम्हें यहाँ पर राइटिंग के स्किल्स आते हैं, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुमसे शादी कौन करेगा। तो हमारी मिस बैंडिट उसे कहती है, आंटी मैंने एक लड़का देखा हुआ है और मैं उसी के साथ शादी करने वाली हूँ, बहुत ही जल्दी वो मेरा हो जाएगा। उसे कहती है कि अगर वो लड़का जिसे तुम देख कर आई हो अगर वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर तो मैं उसकी नौकरानी बनने को तैयार हूँ, क्योंकि कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। सुनने के बाद मिस बैंडिट उसे कहती है, आंटी अब बस भी करो, आप तो यहाँ पर मेरी इंसल्ट किए जा रही हो, ऐसा भी नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ और बहुत सभी लड़के मेरे ऊपर मरते हैं। साथ ही वो कहती है, आंटी ठीक है आप जाए ना जाकर अपना काम करें, मुझे भी अपना काम करना है, आप जाए जाकर अपना काम करें। और उसे वहाँ पर से छोड़ आती है। जुईना नस्ता हुआ कहता है, जरा देखो तो सही हमारी यंग मिस को देखो, उन्होंने कैसी आंटी को वहाँ पर भगा दिया, अब आंटी उसकी मुसलसल इंसल्ट की जा रही थी। फिर साथ ही वो जुई गैंग की तरफ देखता है तो वो देखकर कहता है, जुई गैंग अब तुम्हें क्या हुआ ब्रदर, तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतने चुपचाप क्यों खड़े हो। तो यंग मिस भी वहाँ पर साइड के ऊपर से निकलती है और कहती है, जरा देखो तो तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम दोनों क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम दोनों यहाँ पर देख रहे थे आंटी किस तरह मुझे यहाँ पर डांट रही थी, तुम दोनों इस बात का बाद में मजाक उड़ाओगे कि लगता है कि तुम्हें मार खाने की जरूरत है। जुईना उसे कहता है कि नहीं मिस, हम लोग तो यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे थे कि आगे की क्या इंस्ट्रक्शंस है, हमें आगे क्या करना होगा। तो मिस बैंडिट उनसे कहती है, अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया। फिर साथ ही वो जुई गैंग का नाम पुकारते, लेकिन जुई गैंग वहाँ पर उदास बैठा होता है। उसे कहता है कि ब्रदर्स यहाँ पर मिस तुम्हें बुला रही है, यंग मिस तुम्हें बुला रही है, क्या तुम सुन नहीं रहे। तुम्हारी मिस बैंडिट जो होती है वहाँ पर सोच रही होती है कि इसको क्या हुआ। फिर साथ ही वो कहती है, जब वो इंसिडेंट हुआ था, यानी जब ये इनकी यंग मिस जो थी वो पहाड़ी के ऊपर से गिरी थी, वक्त पहाड़ी के ऊपर से गिरते वक्त जुई गैंग वहाँ पर पहला इंसान था जो वहाँ पर मौजूद था। जुई गैंग ने मुझे गिरते हुए देखा था और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर से गिरकर नीचे उड़ते हुए भी इसी ने मुझे देखा था और इसी ने मुझे सहारा दिया था। मतलब यह है कि इससे जब इंसिडेंट इसके सामने दोबारा से आया तब से ये इस बात को सुनकर काफी ज्यादा उदास हो गया है, क्योंकि ये मेरी काफी ज्यादा केयर करता है इसी वजह से। तो मिस बैंडिट आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि जुई गैंग जी तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती नहीं है कि मैं वहाँ से क्लिफ के ऊपर से गिर गई, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसी वजह से तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर उस दिन तुम वहाँ पर डर की वजह से भाग गए होते और तुम मुझे वहाँ से उठाकर वापस नहीं लेकर आए होते तो आज मैं यहाँ पर जिंदा नहीं होती, मैं वहीं पर मार गई होती जहाँ पर कोई जंगली जानवर मुझे मार देता। हमारे जैसे एक यंग मैन की वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता कि तुम सारा दिन किसी बात को लेकर इस तरह उदास बैठे रहो। तो आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता ठीक है यंग मिस, ये बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी नहीं रो रहा। नेक्स्ट सीन हमें यंग मिस का ही दिखाया जाता है। यंग मिस लड़कों वाले कपड़े पहनती है और इसी के साथ अपने बाल भी बांध लेती है और लड़कों की तरह चलना सीख रही होती है और उसके साथ वो गली में चलते हुए जा रही होती है और कहती है कि मुझे बस लड़कों की तरह चलना है ताकि मैं पहचानी ना जाऊं। उसके साथ जुई गैंग, जुई नैन और साथ में उसकी नौकरानी भी होती है, वो सभी लोग उसके साथ साथ चल रहे होते हैं और वो कहते हैं यंग मिस तुमने हमसे लड़कों के कपड़े मांगे और लड़कों के कपड़े हमने तुम्हें दे दिए, लेकिन तुम यहाँ पर अपनी पहचान को छुपाना चाहती थी, फिर भी तुम लड़का बनने के बाद भी यहाँ पर इतनी प्राउडली चलते हुए जा रहे हो कि सभी का ध्यान तुम्हारे ऊपर जा रहा है। यंग मिस जल्दी से पीछे की तरफ घूमती है, अपनी नौकरानी से कहती है क्या तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ पर इतनी प्राउडली नहीं चल रही, इतनी एटीट्यूड के साथ नहीं चल रही, बल्कि मैं बड़ी मुश्किल के साथ चल रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी चेस्ट को बड़ी टाइटली बांध दिया हुआ है। तुम्हें पता है कि मेरी चेस्ट को इतनी टाइटली बांध गई जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो और उसके बाद मेरी पोजीशन को छीनना चाहती हो। नौकरानी उसे कहती है नहीं यंग मिस ऐसी बात नहीं है, असल में आपको लड़का बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि आपके जो है वो बड़े बड़े थे, तो उन बड़े बड़ों को आने के लिए मुझे यहाँ पर टाइटली कपड़े को बांधना पड़ा क्योंकि लड़कों के इतने बड़े नहीं होते, लड़कों के तो नजर ही नहीं आते। पर अगर मैं उनके ऊपर टाइटली कपड़ा नहीं बांधती तो आप भी लड़कों के कपड़े पहनने के बाद भी आप दूर से दिखाई दे जाती कि आप एक लड़की हो। तुम्हारी यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर खुश हो रही होती है कि वाकई में उसके काफी ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो इसी के साथ ही वो लड़की उसके पास से गुजर कर जाती है, वो पीले बालों वाली लड़की और उसे देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सपने में उसने ऐसी लड़की को देखा था और वही लड़की है जो सपने में ताईजी के साथ चिपक रही थी। तो यहाँ पर नौकरानी से कहती है मिस क्या हुआ, यंग मिस क्या हुआ, क्या ये वही लड़की तो नहीं है जो आपके सपने में आई थी जिसने आपके हस्बैंड को आपसे छीन लिया था। यंग मिस से कहती है हाँ ये वही लड़की है, इसी ने मेरे हस्बैंड को मेरे पास से छीना था, लेकिन ये इतना ज्यादा सिंपल कैसे हो सकता है, ऊपर से
ये इतना ज्यादा रियल कैसे हो सकता है कि जो सपना मैंने देखा था वाकई में सच हो गया। और ऊपर से ये लड़की शक्ल से बहुत ज्यादा शातिर दिखाई देती है और बहुत ज्यादा चालाक दिखाई देती है। जबकि जुई गैंग उसे कहता है कि यंग मिस, मुझे लगता है कि ये लड़की शक्ल से बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, इसी वजह से आप इस लड़की से जेलस हो रही हैं, इसी वजह से आप ऐसी बातें कर रही हैं। मिस उसके सर में पंच मारती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर नीचे पड़े रहो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग सोयांग पास के पास पहुंच जाते हैं। लोग सोयांग पास के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना होता है। वहाँ पर एक दरवाजा लगा होता है और इसी के साथ उनके पास वहीं पर जेल होती है जहाँ पर उन्हें कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। वो लोग होते हैं जो बिना परमिट के होते हैं या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर इन्हें शक होता है। तो यंग मिस की नौकरानी कहती है कि यहाँ पर जितने लोगों को बंद किया गया है ये सभी लोग ऑफेंडर्स हैं, यानी कि ये सभी लोग कुछ बुरे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया है। तो यंग मिस उसे कहती है यंग पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पर से गुजरने के लिए, इसी वजह से इन सभी को एक साथ इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सबसे इजीएस्ट और सबसे तेज तरीका होता है वो यही होता है कि इन सभी लोगों को जिनके ऊपर शक हो उन्हें साथ बंदी बनाकर रख दिया जाता है और उसके वक्त के बाद सभी को एक ही साथ इंटेरोगेट कर लिया जाता है। यहीं पर जुई गैंग को दिखाते हैं कि जुई गैंग एक पत्थर उठाता है और कहता है कि तुम सभी ऑफेंडर्स हो, तुम सभी लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करते हुए पकड़े गए, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें बंद किया गया है। वो पत्थर उठाकर सामने की तरफ फेंक देता है। पत्थर उड़ता हुआ सीधा जाकर एक लड़के के सर में लगता है जिससे वो बेचारा लड़का वहीं पर गिर जाता है। उससे कहती है जुई गैंग तुम्हें क्या हो गया है, तुम ये किस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा कि पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंको। जुई गैंग उसे कहता है कि मिस ये सभी लोग बुरे लोग हैं, अगर मैंने इनमें से किसी को पत्थर मार भी दिया है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है। और ऊपर से ये सभी लोग बहुत ज्यादा शोर भी मचा रहे थे। तुम्हारी मिस बैंडेड वहाँ पर सामने की तरफ देखती है जिस लड़के को पत्थर लगा था। वो उस लड़के को देखने के बाद अपनी नौकरानी से कहती है जाओ मिमी चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ और जाकर उस गार्ड से बात करो, उस गार्ड से पूछो कि इस लड़के ने कौन सा क्राइम किया है। इस लड़के ने कोई छोटा मोटा क्राइम किया तो फिर उसकी बेल करवा देना और उस लड़के को निकाल कर लेकर आओ। किंग मी उसे कहती है लेकिन यंग मिस आप उस लड़की की मदद क्यों कर रही है। तो हमारी हीरोइन उसे कहती है क्योंकि मुझे वो शक्ल से अच्छा इंसान दिखाई देता है, इसलिए जाओ जाकर उसकी मदद करो। तो जाओ मिमी उसे कहती है लेकिन यंग मिस मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही कि आपको कैसे पता चला कि वो अच्छा इंसान है। मिस उसे कहते हैं क्योंकि वो शक्ल से काफी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा है इसी वजह से, और मुझे लगता है कि हैंडसम मर्द जो होते हैं वो बिल्कुल भी बुरे नहीं होते बल्कि वो अच्छे होते हैं। जाओ मिमी कहती है तो बहुत ही बुरा है, पता नहीं यंग मिस को क्या हो गया है, अच्छे लड़के बुरे नहीं हो सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। एक सीन वहाँ पर एक मॉडल का दिखाया जाता है तो वो लोग उस लड़के को वहाँ पर से आजाद करवाते हैं और उसे लेकर उस मॉडल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद यंग मिस उसे कहती है ये बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ पर काम करते हो। तो वो उन्हें बात बताता है कि वो कहाँ पर काम करता है। वो कहता है कि मैं टाई मेंशन में काम करता हूँ। अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम जी चीन है और मैं टाई फैमिली का एक सर्वेंट हूँ, टाई फैमिली के यंग मास्टर का। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, वरना मैं वहाँ पर पता नहीं उन लोगों के साथ कब तक रहता और कब तक मुझे सजा मिलती रहती। हमारी मिस बैंडेड यहाँ पर सोच रही होती है कि मैंने सोचा ही था कि ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये टाई जी के रिलेटेड होगा, यानी टाई फैमिली में ही काम करता होगा। ये तो अच्छी बात है, इससे हम लोग टाई के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिस बैंडेड उसे कहती है कि तुम तो टाई फैमिली में काम करते हो, अगर तुम टाई फैमिली में काम करते हो तो इसका मतलब यह है कि वो एक बड़ी फैमिली, वो तुम्हें सैलरी तो देते होंगे, तो फिर तुम यहाँ पर खाना चोरी करते हुए कैसे पकड़े गए। अब ये मत कहना कि तुम बहुत ज्यादा गरीब हो और तुम्हें टाई फैमिली से निकाल दिया गया है। तो वो उसे कहता है कि ऐसा तो मत कहो, ऐसी बात नहीं है। यंग मास्टर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे अपने साथ सफर के ऊपर लेकर चलेंगे, इस मिशन के ऊपर यानी सप्लाईज को पहुंचाने के मिशन के ऊपर मुझे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। इस वजह से मिशन के ऊपर आने से पहले एक रात हम लोग बहुत ज्यादा पी रहे थे, हम लोग बाहर में बैठे बहुत ज्यादा पी रहे थे, हम दोनों ही बहुत ज्यादा टल्ली हो गए थे। वहीं पर पीकर सो गया, जबकि यंग मास्टर को पता नहीं कैसे होश आ गई। यंग मास्टर सुबह उठे, अपना कवच पहना और निकल गए। वो काफले के साथ निकल गए, मुझे वहीं पर छोड़ के, और साथ ही उन्होंने गार्ड्स को ये भी कह दिया कि वो मुझे बाहर ना आने दे, क्योंकि अकेले मैं उसका पीछा करता तो मैं पता नहीं कहीं पर खो जाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने वहाँ पर से निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। मैंने उन गार्ड्स को चकमा दिया और वहाँ से निकल आया। मेरे पास जो कुछ भी था वो रास्ते में खत्म हो गया, पैसे जैसे सब कुछ खत्म हो गए। इसी के साथ ही वो लड़का जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारता और उठकर खड़ा हो जाता और कहता ओ शिट। तो हमारी मिस बैंडेड जो होती है वो कुछ पी रही होती है, उस बेचारी के मुंह से वो सब कुछ बाहर गिर जाता है और उसे कहती है बेवकूफ कहेंगे, अब तुम्हें क्या हो गया, तुमने अचानक से शिट क्यों कहा। तो जी जिन उसे कहता है कि मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ गया जो तुम्हें भूल ही गया था। मैं यंग मास्टर का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था, यंग मास्टर के ट्रैक्स को फॉलो करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ और मुझे पता था कि उन्हें सोयांग पास तक पहुँचना है। सोयांग पास में यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन उनकी कार्स का काफिला अभी तक यहाँ तक पहुँचा नहीं है। किंग ही टाउन से मुझे एक एल्डर ने बताया था कि उनके ऊपर जी-मैन के ट्राइब के लोगों ने अटैक किया था, जिसकी वजह से कुछ सोल्जर्स ने उनसे फाइट की। फाइट के बाद उन्होंने जीरोंग की आर्मी को हरा दिया, लेकिन उसके बाद वो लोग किस तरफ गए इसका नहीं पता चला। जल्दी से भागता वहाँ पर गया उस जगह के ऊपर जहाँ पर उनकी फाइट हुई थी, तो वहाँ से पता चला कि वो लोग शिनजू पैलेस की तरफ निकल गए हैं। वो लोग शिनजू गांव की तरफ क्यों गए होंगे, जबकि उन्हें डायरेक्टली यहाँ पर आना था, सोयांग पास की तरफ आना था। फिर वहाँ पर पास के गाँव में मुझे जाकर एक आंटी से पता चला, आंटी ने कहा कि वो थैंक यू गिफ्ट देने के लिए उन सोल्जर्स को गई थी, क्योंकि सोल्जर्स ने जीरोंग की आर्मी से उन्हें बचाया था। जब वो वहाँ पर पहुंची तो उसे वहाँ पर जाकर पता चला कि वो लोग तो अपने कैंप सुखाड़ कर वहाँ से जाने लगे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो लोग अपने यंग मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। उनका यंग जनरल जी-मैन के ट्राइब के लोगों के पीछे चला गया, कुछ लुटेरों के
पीछे गया है, जिसकी वजह से आर्मी के लोग उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। वो कहीं पर खो गया है, उनका यंग मास्टर खो गया है। इसी वजह से वो शिनजू माउंटेन की तरफ चले गए हैं। वो सभी सोल्जर्स शिनजू माउंटेन की तरफ गए हैं अपने यंग मास्टर को ढूंढने के लिए। यंग मिस जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है और जुईजोंग से कहती है, चलो जल्दी से अपने घोड़े लेकर आओ, हमें जल्दी से जल्दी निकलना होगा। यंग मास्टर टाई इस वक्त मुश्किल में हो सकता है। जिन उसे कहता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के बारे में कैसे पता चला? तुम्हें यंग मास्टर का नाम कैसे पता चला? क्योंकि मैंने तो अभी तक उसका नाम बताया नहीं, मैं तो उसे यंग जनरल कह रहा था। मिस उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगी, हाल के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और ना ही हम लोग जाकर ग्रैंडमा वू को ढूंढ सकते हैं। चलो जल्दी से हम लोग जहाँ से निकलते हैं, मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर लास्ट टाइम तुमने कार्स के ट्रैक्स को देखा था, वहीं पर जाकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इस दिन हमें दिखाया जाता है यंग मास्टर का। यंग मास्टर बेचारा एक गड्ढे के अंदर गिरा होता है, वहीं पर बैठा होता है क्योंकि गड्ढे के अंदर से वो बाहर नहीं निकल पा रहा होता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारी मिस बैंडेट जो होती है उस लड़के के साथ उस जगह के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उन्हें कार्स और घोड़ों के पाँव के निशान दिखाई देते हैं। वहाँ पर पहुंचने के बाद जब वो ट्रैक्स को एनालाइज करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कार्स जो हैं, यानी कि सप्लाई के सोल्जर्स जो हैं, वो सारे के सारे सोल्जर शिनजू माउंटेन की तरफ ही गए हैं। ये बात तो वाकई में उन्हें कंफर्म हो जाती है क्योंकि ट्रैक्स को देखकर उन्हें यही पता चलता है। तो ज़ाओ मिमियो से कहती है कि यहाँ से बीच में रास्ता दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तरफ शिनजू माउंटेन है जबकि दूसरी तरफ से न्यूशन रिज है। ये तो अच्छी बात है कि वो न्यूशू रिज की तरफ बिल्कुल भी नहीं गए, क्योंकि अगर वो न्यूशू रिज की तरफ जाते तो वहाँ पर तो बहुत सारे ट्रैप्स हैं और बहुत सारी वहाँ पर गहरी गहरी खाइयां भी हैं, तो इनमें से कोई भी वहाँ पर जाकर गिर सकता था। इसके साथ ही जुई गैंग साइड के ऊपर से निकलता है और उसे कहता है, यंग मिस मैंने आसपास के एरिया को स्काउट किया और मुझे पता चला है कि यहाँ पर आसपास तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, यानी कि न्यूशू रिज की तरफ जो भी रास्ता है वो सारा बिल्कुल क्लियर है, वहाँ पर कोई भी ट्रैक्स नहीं, वहाँ पर कोई भी निशान नहीं है। तो मिमी उनसे कहती है तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ उनके ट्रैक्स को फॉलो करना होगा और हमें यहाँ से डायरेक्टली शिनजू माउंटेन की तरफ जाना होगा और यंग मास्टर में शिनजू माउंटेन की तरफ ही मिलेगा। हमें उन लोगों से कहते हैं कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम्हें दिखाई देता है। अगर टाइजी शिनजू माउंटेन की तरफ गया होता है तो अब तक सप्लाई टीम के लोगों को मिल चुका होता और सप्लाई टीम के लोग वापस आ चुके होते, लेकिन उनके वापस आने के कोई भी निशान नहीं है। जुई योंग से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो लोग वापस नहीं आए? तो यंग मिस से कहती है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इस सड़क के ऊपर सामने जाने के निशान तो हैं लेकिन वापस आने के निशान नहीं है? उन लोगों को शिनजू माउंटेन की तरफ तो सप्लाईज को लेकर जाना नहीं था, बल्कि उन्हें सोयंग पास की तरफ जाना था। तो अगर उन्हें वहाँ पर सोयंग पास की तरफ जाना है तो तुम्हें वहीं से वापस आना पड़ेगा, वहीं से होकर वापस गुजर कर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं सारी बात को एनालाइज करूँ तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमारा यंग मास्टर टाइजी न्यूशी रिज के ऊपर ट्रैप है। तो उसे कहता है लेकिन वहाँ पर तो रास्ते के ऊपर कोई भी निशान नहीं है, यानी कि उस तरफ कोई भी नहीं गया। तो हमारी यंग मिस से कहती है यही तो बात है, उन्होंने रास्ते के सारे ट्रैक्स को मिटा दिया होगा ताकि किसी को पता न चल सके कि यंग मास्टर न्यूशू रिज की तरफ गया है। मुझे इस बारे में पक्का कंफर्म है कि इस वक्त हमारा यंग मास्टर टाइजी न्यूशू रिज की तरफ ही होगा, तो हमें उसी तरफ जाना होगा, जाकर उसे ढूंढना होगा। तो जीजिन पीछे खड़ा होता है। जीजिन उसे कहता है कि मिस्टर मेरी बात सुनो। यंग मिस उसे कहते हैं कि जीजिन अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे दोनों साथी तुम्हें यहाँ पर बार बार मिस क्यों कह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम एक लड़की हो? मुझे लगा ही था कि तुम एक लड़की हो। ये बात सुनने के बाद हमारी मिस बैंडेट काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि जीजिन तुम्हें ये शक कब हुआ कि मैं एक लड़की हूँ? तो सुनने के बाद जीजिन उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें सच्ची बताऊँ तो शुरुआत से मुझे पता चल गया था कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि तुम्हारी आवाज लड़कियों वाली और तुम्हारी चाल डाल बिल्कुल लड़कियों वाली है, लेकिन क्योंकि तुम्हारी बॉडी लड़कों जैसी थी इसी वजह से मैं तुम्हें सर कह रहा था ना, मैं तुम्हें भी यंग मिस ही कहता। तो ये बात सुनने के बाद बेचारी यंग मिस को काफी बड़ा झटका लगता है। साथ ही वो अपनी नौकरानी किंगमी की तरफ देखती है और उसे कहती है किंगमी ये सब कुछ तुमने किया है, ऊपर से अब तुम यहाँ पर मेरे पर हंस भी रही हो। मिस बैंडेट अपने बाल खोल देती है और उसे कहती है अगर तुम्हें पहले से पता चल चुका है तो फिर मुझे यहाँ पर एक लड़का बनने की जरूरत नहीं है। नाम जुई जिंग है और मैं शिनजू विलेज की चीफ हूँ। तो यंग मिस उन लोगों से कहती है तो फिर ठीक है अब हम लोग जल्दी से न्यूशू रिज की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यंग मास्टर उसी तरफ गया होगा। हम लोग यंग मास्टर टाइजी को वहीं पर जाकर ढूंढ पाएंगे। अंधेरा होने वाला, अगर यहाँ पर अंधेरा हो गया तो फिर हम लोग खुद भी न्यूशू रिज में जाकर कहीं पर किसी ट्रैप के अंदर फंस सकते हैं, तो हमें भी निकलना होगा। तो वहीं से निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ही वो लोग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर घोड़े के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। जीजिन तुम यहीं पर रुको, तुम यहीं पर रुकर हमारा इंतजार करो अपने घोड़े के साथ, तुम्हें यंग मास्टर टाइजी मिल जाएगा। हम लोग यंग मास्टर टाइजी को यहीं पर इस जगह के ऊपर भेजेंगे और फिर तुम उसे यहाँ से लेकर जा सकते हो। तुम दोनों यहाँ से किंगी टाउन की तरफ जा सकते हो। तो जीजिन को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तो जीजिन वहाँ पर खड़ा उनका इंतजार करने वाला है, जबकि इसी के साथ ही हमें ली फैमिली का दिखाया जाता है कि ली फैमिली के जो लोग होते हैं, ली फैमिली के लोगों ने इनकी सप्लाईज को लूटा होता है, टाई फैमिली की सप्लाईज को लूटा होता है। तो वो वहाँ पर अपनी सप्लाईज के बोरियों के सामने खड़ा होता है और कहता है सभी लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा बेवकूफ थे, उन सभी को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान था, उन सभी को हमने शिनजू विलेज की तरफ भेज दिया है। टाई फैमिली की उन बेवा औरतों के साथ बिल्कुल अच्छा हुआ। उन बेवा औरतों से मैंने कहा भी था कि वो मेरे साथ शादी कर ले या फिर मेरे बिस्तर को गर्म कर दे, तो मैं उन लोगों का साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन वो कमीनी औरतें वो किसी के साथ भी ऐसा करने को तैयार नहीं थी और इसी वजह से अब यहाँ पर उनके साथ अच्छा ही हो रहा है। हमारी ली फैमिली ने उनके पास से बहुत सारा माल चोरी कर लिया, उनकी सप्लाईज की चीजों को हमने चोरी कर लिया, जबकि उन्हें लगेगा कि यहाँ पर माउंटेन बैंडेट्स ने उनके पास से चोरी की है। इस तरह हम लोग टाई फैमिली से भी बच जाएंगे और इसके अलावा हम लोग शिनजू विलेज की जुई जिंग को प्लीज कर सकते हैं। जब ये लोग जो टाई फैमिली के लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे तो हम लोग उनको बचाएंगे। इसके बाद जुई जिंग
की शादी मेरे साथ हो जाएगी। इसके साथ ही ज़ीरोंग ट्राइब की एक लड़की उसके पास अपीयर होती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी सारी बकवास बातें नहीं सुननी। ये बताओ कि तुम्हारे लोग अभी तक उस यंग जानवर को क्यों नहीं पकड़ पाए, तुम लोग अभी तक उस टाइशी को पकड़ क्यों नहीं पाए। मास्टर ली पीछे की तरफ घूमता है और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है कि मेरी लेडी वू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने एक बंदे को उसके पीछे भेजा था, वो उसे न्यूशी रिज की तरफ लेकर गया था, लेकिन वो का जो था यानी वो यंग मास्टर टाइशी जो था वो एक पिट के अंदर गिर गया है, गहरे गड्ढे के अंदर गिर गया है, वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा और ना ही वो निकल पाएगा। अपने कुछ और लोगों को वहाँ पर भेज रहा हूँ ताकि वो जाकर उसे वहाँ से निकाल कर लेकर आ सके। के साथ ही वो लड़की जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपने पास एक रस्सी निकालती है और उस रस्सी को उसकी गर्दन में बांध कर उसे कहती है अगर तुमने यहाँ पर मुझे टच भी किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी, इसलिए दोबारा इस तरह की हरकत कभी मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे गुलाम नहीं है, तुम हमारे साथ इस तरह की बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मास्टर लियो से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे समझ आ कि मैं दोबारा तुम्हें कभी भी टच नहीं करूंगा। मैं जल्दी से अपने लोगों को भेजता हूँ ताकि वो न्यूशी रिज के ऊपर जाकर वहाँ पर से यंग मास्टर टाई को वहाँ पर से लेकर आ सके। नेक्स्ट सीन में न्यूशी रिज का ही दिखाया जाता है। हमारे यंग मिस के दोनों साथी वहाँ पर होते हैं और वो लोग जंगल में उसे ढूंढ रहे होते हैं। न्यूशी रिज में आगे की तरफ बाढ़ होते हैं और चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं टाइशी तुम कहाँ पर हो। तुम ये सोच रही होती है कि पता नहीं वो लड़का कहाँ पर चला गया। मेरे इंस्टिंक्ट बिल्कुल ठीक थे, मुझे लगा ही था कि वो लड़का मुश्किल में होगा। इसी के साथ ही साम मिमी उसे साइड के ऊपर बुलाती है और उसे कहती है कि यंग मिस यहाँ पर आओ, जहाँ पर लगता है कि फाइट के निशान, लगता है यहाँ पर कोई था। यहाँ पर जाती है तो पेड़ के ऊपर वहाँ पर निशान पड़े होते हैं, तो वो कहती है हाँ मुझे लगता है कि ये स्क्रैचेस जो है ब्रांड न्यू है, यहाँ पर किसी की फाइट हुई होगी। यंग मिस उन लोगों से कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो यहीं पर आसपास ही होगा, वो कहीं पर आसपास ही होने वाला है। वो चिल्लाकर कहती है कि टाइशी बेबी तुम कहाँ पर हो। तो इसी के साथ यंग मास्टर भी इसकी आवाज सुन लेता है। यंग मास्टर भी चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। हमारी यंग मिस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भागती हुई आगे बढ़ती है। जैसे वो भागती हुई आगे बढ़ती है तो उसे भी दिखाई नहीं देता कि वहाँ पर एक गड्ढा था, तो पाँव स्लिप हो जाता है और वो बेचारी वहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगी है। इसके साथ ही बेचारी का पाँव स्लिप होता है, वहीं पर नीचे लटक जाती है। इसका उसका एक हाथ जो होता है वो रिज के ऊपर होता है और वो गड्ढे के अंदर गिरने वाली होती है, वो गड्ढे के साथ लटक रही होती है। इसके साथ ही जैसी वहाँ पर उसकी आवाज सुनते हैं वो लोग भागते हुए उस तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारी यंग मिस की आवाज आ रही है, वो चिल्ला रही है, चलो जल्दी से भागकर वहाँ पर चलते हैं। जाओ मिमी और जुई गैंग दोनों ही भागते हुए उस तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जुई गैंग का पाँव जो होता है वो हमारी यंग मिस के हाथ पर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका हाथ छूट जाता है और वो बेचारी गड्ढे के अंदर गिर जाती है। चिल्लाकर उसे कहती है जुई गैंग कमीने कहेंगे और मुझे यहाँ पर गड्ढे के अंदर से बाहर निकलने तो उसके बाद देखने में तुम्हारा क्या करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। मिस जो होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है और हमारा यंग मास्टर जो होता है वो उसे कैच कर लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। मिस बैंडी टाइशी को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि यंग मास्टर टाइशी भी उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि चलो शुक्र है कोई यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए तो आया, किसी को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन अब हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं, हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। तो हमारी यंग मिस उसे कहते परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त अभी भी ऊपर ही है, वो लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। जुई गैंग उसे कहता है कि यंग मिस क्या आप ठीक है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। तो यंग मिस उसे कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब जाओ जाकर वहाँ पर से कोई लंबी लंबी बेलें उतार कर लाओ और उनको गांठ बांध कर उनको यहाँ पर नीचे फेंको ताकि हम लोग बाहर निकल सके। तो कहता है ठीक है यंग मिस हम लोग अभी जाते हैं और उसके बाद वहीं पर उसके पास ही बैठ जाती है, यंग मास्टर के पास ही बैठ जाती है और उसे कहती है तुम काफी बड़े बेवकूफ लगते हो, जो भी तुम्हें इतना बड़ा गड्ढा दिखाई नहीं दिया, तुम इतने बड़े गड्ढे के अंदर गिर कैसे गए, और मैंने सुना कि तुम यहाँ पर किसी का पीछा करते हुए आए थे। मास्टर टाइजी से कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर किसी का पीछा करते हुए आया था क्योंकि तुम्हारे लोगों ने कार्ड्स को चोरी कर लिया। पहले तुम हमारे माल को चोरी करके ले गए, तुमने 10 कार्ड्स को चोरी किया, उसके बाद तुमने और ज्यादा कार्ड्स को चोरी कर लिया। जैसे अब मुझे यहाँ पर उस बंदे का पीछा करना पड़ा, मुझे लगा कि वो बंदा भी इन लोगों के साथ रिलेटेड है, अगर मैं उसका पीछा करूंगा तो मैं अपनी कार्ड्स तक पहुँच सकता हूँ। तुम इसे कहते हैं लेकिन मैंने तो अपने लोगों को कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए तुम्हारे पास से कुछ भी चोरी करने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि वो कोई और होगा। मास्टर से कहता है कि तुम सभी बैंडिट्स तो एक जैसे ही होते हो, तुम सभी बैंडिट्स एक जैसे हो और स्पेशली तुम्हें हमारी मूवमेंट्स के बारे में पता था, तुम्हें हमारी मूवमेंट्स के बारे में पता था, तो फिर बाकी सभी लोगों को भी इस बारे में पता होगा। तो यंग मिस से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम यहाँ पर हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो, मैंने अपने लोगों को ऑर्डर्स नहीं दिए थे तुम्हारे पास कुछ भी चोरी करने के लिए। पहली बार हमने तुम्हें लूटा था लेकिन उसके बाद हमने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लूटा। सुनने के बाद यंग मास्टर से कहता है अच्छा छोड़ो अब इस बात को, मैं वैसे भी तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता, ऐसा जो हमारा स्कोर है वो हम लोग बाहर जाकर सेटल कर लेंगे, एक बार मैं यहाँ पर इस गड्ढे से अंदर से बाहर निकल जाऊँ। हमारी यंग मिस इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो उसका कान खींचती है और उसे कहती है कि लड़के लगता है कि तुम्हारी हिम्मत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, जो तुम मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम बाकी किसी का ब्लेम सारे का सारा मेरे पर डालना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। तो वो उसे कहता है प्लीज मेरा कान तो छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। यंग मास्टर से बताता है कि असल में हुआ क्या था। वो उसे कहता है कि जब तुम लोगों ने दिन के वक्त हमें लूटा, उसके बाद हमने रात के वक्त वहीं पर नदी के किनारे कैंप लगाया हुआ था, तुम्हें पता चला कि ज़ीरोंग ट्राइब्समैन में साइड के ऊपर एक कबीले के ऊपर अटैक किया है, तो हम अपनी आर्मी को लेकर वहाँ पर चले गए उनको रोकने के लिए। ब्याह और मेरे साथ कुछ सोल्जर्स हम लोग वहाँ पर चले गए, जबकि कार्ड्स के पास बहुत ही कम रक्षक थे। हम लोग वहाँ पर ज़ीरोंग की आर्मी को हराकर वापस आए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो वापस आने के बाद पता चला कि हमारा माल पहले से चोरी हो चुका है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। मैं वहाँ पर से अकेले अपने घोड़े पर निकल आया, अंकल ब्याह मेरे साथ नहीं थे, मैं अकेला वहाँ पर उन निशानों का पीछा करते हुए माउंटेन के ऊपर तक पहुँचा जहाँ पर
हमारी कार्स खाली पड़ी थी, के अंदर कोई भी माल नहीं था, सारे का सारा माल चोरी हो चुका था। पर साइड के ऊपर मुझे कुछ मोमेंट्स दिखाई दी, वहाँ पर एक बंदा था जो कि भागता हुआ जा रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं इस बंदे का पीछा करता हूँ तो मैं अपने माल को ढूंढ सकता हूँ। सप्लाईज को ढूंढने के लिए उस बंदे के पीछे गया, मैं उसके पीछे पीछे भागता गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने ये सब कुछ कैसे किया। हम लोग वहाँ से न्यूशी रिज की तरफ यहाँ पर चले आए। यहाँ पर न्यूशी रिज के ऊपर आने के बाद जब मैंने उस बंदे को पकड़ लिया, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, हम दोनों को फाइट करनी पड़ी और फाइट के दौरान मैं यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर गिर गया और तब से मैं इसी गड्ढे के अंदर फंसा हुआ हूँ। मेरे लोगों में से कोई भी यहाँ पर मुझे बचाने के लिए नहीं आया, वो लोग कम से कम मेरे ट्रैक्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर आते। अब की हमारी जंग में सोच रही होती है, इसी वजह से वहाँ पर हमें रास्ते के ऊपर डबल ट्रैक्स मिले थे। न्यूशी रिज की तरफ यंग मास्टर आया था, उन लोगों ने यंग मास्टर के ट्रैक्स को मिटा दिया और वहाँ पर एक नए ट्रैक्स बिछा दिए। शिनजू विलेज की तरफ जाते हैं ताकि अंकल ब्याओ को लगे कि यंग मास्टर शिनजू विलेज की तरफ गया है और इसी वजह से वो लोग भी शिनजू विलेज की तरफ ही चले गए हैं। मिस कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ ली फैमिली की मदद से हो रहा है। ली फैमिली का ली हैंगशन और उसका बेटा दोनों इस सब में मिले हुए हैं। यहाँ पर ली फैमिली के होते हुए ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था। वो लोग ये सब कुछ करके यंग मास्टर ताइजी को तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सारा एग्जाम हमारे पर भी डालना चाहते हैं, हमारे शिनजू विलेज के ऊपर। यहाँ कुछ देर सोचने के बाद यंग मास्टर ताइजी से कहती है कि मैं तुमसे यहाँ पर सच्ची बात करूंगी कि उन लोगों को मैंने नहीं भेजा था, वो बैंडिट्स हमारे शिनजू विलेज के बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ किसने किया है। यहाँ से निकलने के बाद इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद करूंगी। यंग मास्टर ताइजी पहले से काफी ज्यादा गुस्से में होता है, वो उसे कहता है कि चलो ठीक है बस बहुत हो गया, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छी तरह से पता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। अंकल ब्याओ के सामने अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब देखो जरा मैं यहाँ पर इस पेड़ के अंदर फंसा हूँ, अभी एक लुटेरी के साथ जिसने हमारी माल को लूट लिया, मैं उसके साथ यहाँ पर इस गड्ढे के अंदर फंसा हुआ हूँ। मिस बैंडिट से कहती है कि यार तुम किस तरह की बात किए जा रहे हो, मैं तुमसे यहाँ पर कसम खाकर कहती हूँ कि अगर यहाँ पर हम लोगों ने बैंडिट्स को भेजा हो, अगर वो लोग मेरे हुए जिन्होंने तुम्हारे पास से माल को लूटा, तो मेरे पर आसमान से बिजली गिरे। वो ये वाली बात कह रही होती है, इसी के साथ ही मेरा यंग मास्टर उसके मुंह पर हाथ दे मारता है। असल में वो उसके मुंह पे हाथ रखने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कसम ना उठाए, लेकिन उसका हाथ मिस बैंडिट के मुंह के ऊपर पड़ता है। तो मिस बैंडिट गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो ताइजी उसे कहता है कि मैं तो बस तुम्हारा मुंह बंद करना चाहता था ताकि तुम यहाँ पर इस तरह की कसम ना खाओ, गलती से तुम्हारे मुंह पर लग गया था। ताइजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कसम खाने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो गया था, इसी वजह से तुमसे इस तरह की बातें कहा था, प्लीज मुझे माफ करना। तो मिस बैंडिट उसे कहती है अच्छा ठीक है, तुम दोबारा इस तरह की बात मत करना और मैं भी तुम्हें अच्छे से ही ट्रीट करूंगी। इसके साथ ही हमारी मिस बैंडिट जो होती है अपने बालू को उसके सामने करते हुए कहती है कि तुमने यहाँ पर कुछ नोटिस नहीं किया, मेरे में कुछ अलग नोटिस नहीं किया। तो यंग मास्टर ताइजी जो होता है वो उसकी तरफ देखने के बाद पहले थोड़ी देर देखता है, फिर साथ ही वो कहता है चलो शुक्र है कि लास्ट टाइम मैंने जिसको टच किया था वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम बंस थे, मुझे लगा कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बूबीज को टच कर लिया। तो असल में लास्ट टाइम जब उसने टच किया था वो वाकई में उसने उसके बूबीज को ही टच किया था। मिस जो होती है वो अपनी चेस्ट की तरफ देखती है, क्योंकि उसने लड़का बनकर अपनी चेस्ट को फ्लैट किया हुआ है, तो इसी वजह से वो अपनी चेस्ट की तरफ देखती है और कहती है लगता है कि ये यहाँ पर मेरी बूबीज को स्टीम बन कह रहा है। वहाँ से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सारा जाओ मिमी की वजह से हुआ है, जाओ मिमी ने यहाँ पर इनको बहुत ही टाइटली बांध के था जिसकी वजह से ये यहाँ पर नजर भी नहीं आए और इसे लगता है कि मेरी चेस्ट फ्लैट है। तो कहती है कि बेवकूफ लड़के कहें कि मैंने यहाँ पर एक लड़का बनने के लिए अपनी चेस्ट के ऊपर एक लकड़ी का फ्लैप रखा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको टाइटली बांधा गया है ताकि ये नजर न आए। साथ ही वो सामने से कपड़े हटाती है और उसे कहती है जरा गौर से देखो, अपनी आंखें खोलो और देखो जरा यहाँ पर मेरे कितने बड़े बड़े हैं। यंग मास्टर जो होता है वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि बेवकूफ लड़की ये तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से इसको कवर करो। इसके साथ ही हमारी यंग मिस अपनी चेस्ट के ऊपर बंधे हुए कपड़े को हटा देती है और कहती है कि शुक्र है कि अब मुझे यहाँ पर अच्छे से सांस आ रही है, अब यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो यंग मास्टर से कहती है यंग मास्टर तुम्हें क्या हुआ, यहाँ पर इतना शर्मा क्यों रहे हो, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल कपड़े उतारे हुए थे, मैंने कम से कम बिकनी तो पहनी हुई थी। ठीक है जल्दी से इस तरफ घूम जाओ, मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। तो यंग मास्टर से कहता है हाँ ठीक है। वो जैसे पीछे की तरफ घूमता है, इसी के साथ ही हमारी यंग मिस अपने पास से एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर डरावना सा फेस बनाकर उसके सामने कर देती है, जिसकी वजह से यंग मास्टर बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है, डर का चीख मारता है और पीछे की तरफ गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इतनी देर के बाद उसे होश आती है। तुम्हारी यंग मिस से कहते हैं कि तुम एक यंग जनरल कैसे बन गए, तुम एक जनरल कैसे बन सकते हो, तुम तो यहाँ पर एक लकड़ी के तख्ते के ऊपर बने हुए भूत से भी डरते हो। मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर लकड़ी तख्ते के भूत से डरता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फाइटिंग से बिल्कुल भी नहीं डरता, इस चीज का जनरल होने से कोई भी ताल्लुक नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारा यंग मास्टर ताइजी से सारी की सारी कहानी सुनाता है कि वो क्यों यहाँ पर एक यंग जनरल बनकर आया है। तो वो सारी बात बताता है कि उसकी फैमिली में सारे मर्द मर चुके हैं और उनके मरने के बाद सिर्फ औरतें बची हैं और अब वो अपनी फैमिली का आखिरी मर्द बचा है। इस वजह से उसे अपनी फैमिली का नाम आगे बढ़ाने के लिए खुद यहाँ पर ये सब कुछ करना पड़ रहा है। यहीं पर हमारी यंग मिस को सर्दी लगने लग जाती है क्योंकि वहाँ पर एक छींक मारती है। तो इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर उठकर खड़ा हो जाता है, अपना आर्मर उतारता है और साथ ही अपनी ऊपर वाली शर्ट भी उतार देता है। अपनी शर्ट उतार कर वो उसके सामने करता है। तो इसी के साथ ही हमारी यंग मिस उसके डोले शोले देखने के बाद उसके नाक से फिर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो कहती है जहाँ पर लगता है कि इनिशिएटिव लेने वाला है, यानी कि ये मेरे साथ पहल करने वाला है। साथ ही वो कहता है कि जितना ज्यादा ये हैंडसम है, अगर ये मेरे साथ कुछ करना भी चाहता है तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे साथ कर सकता है। यंग मास्टर अपनी जैकेट उतारने के
बाद उसे देता है और उसे कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, ये वार्म है, इसे जल्दी से पहन लो। कहती है तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा यंग मास्टर से कहता है कि मैं बहुत सारी ट्रेनिंग करता रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त हो चुकी है, इतनी ठंड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। साथ ही वो उसे कहती है लेकिन तुमने इतनी टाइट शर्ट क्यों पहनी हुई है, ऐसा लगता है जैसे तुम छोटे भाई की शर्ट पहनकर आ गए हो। तो वो उसे कहता है कि मैं अचानक से यहाँ पर इस मिशन के ऊपर निकला और मेरे पास शर्ट की पैकिंग करने का टाइम नहीं था, मेरे हाथ में जो भी शर्ट लगी वो मैंने उठा ली, तो यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि वो शर्ट मेरे पिछले साल की थी। उसके बाद मैंने उसके बाजू काट दी और मैंने वही टाइट शर्ट पहन ली। इसके साथ उन्हें ऊपर से आवाज आती है। शुई जोंग कहता है कि यंग मिस में बहुत सारी जड़ें मिल गई हैं, हम उन जड़ों का क्या करें? तुम्हारे यंग मिस कहते हैं कि उन सभी को आपस में गांठ बांधो और एक रस्सी बना लो, तो जल्दी करो, जल्दी से उस रस्सी को बांधो और नीचे फेंको क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मेरे बेबी टाइजी को ठंड न लग जाए। यंग मास्टर टाइजी उसे कहता है कि ये मुझे बार बार अपना बेबी कहना बंद करो। तो यंग मिस बैंडेड उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो तुम्हें इस बारे में क्या दिक्कत है? ठीक है, आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक मौका देती हूँ। अपने हॉर्न उसके सामने करते हुए कहती है चलो ठीक है, आज मुझे यहाँ पर किस कर लो क्योंकि हम दोनों यहाँ पर बिल्कुल अकेले और कोई भी नहीं है, तो अगर तुम चाहो तो मुझे किस कर सकते हो। मास्टर सोच रहा था ये तो लास्ट टाइम वाले सीन जैसा है जैसे मैंने ख्वाब में देखा था, मेरे ख्वाब में हम दोनों किस करने वाले थे। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ कि मैं यहाँ पर इसे किस कर लूँ, मैं एक मर्द बनता हूँ और इसे किस कर लेता हूँ, ऐसे भी किस से क्या जाने वाला है। तो हमारा यंग मास्टर वहाँ पर सोच रहा था चलो फिर किस कर ही लेते हैं। साथ ही वो आगे बढ़ता है, उसके कंधों पे हाथ रखता है और अपने मुंह आगे बढ़ाता है ताकि वो उसे किस कर सके। जैसे ही वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही युई योंग ऊपर से रस्सी नीचे फेंक देता है, उन दोनों के सर में आके लगती है और वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे को पीछे छोड़ देते हैं और कहते हैं ये क्या टाइमिंग है युई योंग कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर क्या रहे हो? मुझे कहते हैं कि युई योंग एक बार मुझे ऊपर आने दो, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाली हूँ। रस्सी उनके सामने होती है और दोनों रस्सी को पकड़कर ऊपर चढ़ आते हैं। ऊपर आने के बाद यंग मिस से कहती है कि लड़के तुम अपना आर्मर अपने साथ लेकर क्यों नहीं आया, आर्मर तुमने नीचे छोड़ दिया। तो उसे कहता है कि आर्मर को मेरे पास और भी है, तो आर्मर को नीचे रहने दो क्योंकि वो काफी भारी था, उसे लेकर मैं ऊपर चढ़ नहीं सकता था। यंग मास्टर टाइजी सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी ने मेरी जान बचाई है, मैं इस एहसान का बदला एक न एक दिन जरूर चुकाऊंगा। युई योंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ क्यों नहीं, हमने पहले तुम्हारे पास से तुम्हारी 10 कार्ड्स को चोरी किया, अगर तुम यहाँ पर एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो तुम्हें 10 कार्ड्स और दे दो, इस तरह तुम्हारा बदला चुक जाएगा। साथ ही मैं यंग मिस आगे बढ़ती है और उसे पीटना शुरू कर देती है और कहती है बेवकूफ इंसान कहीं कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारे यंग मास्टर से उसकी सप्लाई कार्ड्स कैसे मांग सकते हो? मास्टर टाइजी लोगों से कहता है कि वैसे तुम लोगों को सप्लाई कार्ड्स देना इतना मुश्किल तो नहीं है, एक बार मैं अपने सामान को पहुंचा दूं उसके बाद मैं पर्सनली वापस आऊंगा और आकर तुम्हें सप्लाई कार्ड्स दे जाऊंगा। तो मिमी जो होती है वो उसे कहती है कि यंग मास्टर टाइजी मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर पैसे या फिर किसी और चीज से हमें रीपे करें, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे यंग मिस आपको बचाने के लिए क्यों आई और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बस इतना चाहती हूँ कि आप हमारे यंग मिस का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ये बात सुनने के बाद यंग मिस काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर जो होता है वो उसे कहता है कि मुझे एक बात याद आई, वो हमारी यंग मिस से कहता है कि मुझे अभी तक तुम्हारा नाम याद नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इस बेचारे को तो इसका नाम भी पता नहीं है। यंग मिस भी सोच रही होती है कि मैंने अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं है। तो मिस बैंडेड से कहती है कि मेरा नाम युई जिंग है और आज के बाद से तुम्हें मेरा नाम अच्छे से याद रखना होगा क्योंकि फ्यूचर में तुम मुझे मिस टाई कहने वाली हो या फिर मैडम टाई कहने वाली हो। यंग मिस उसकी शर्ट उतारकर उसे देते हुए कहते हैं कि ये लो अपनी शर्ट तुम अपने पास रखो और जल्दी से यहाँ से जाओ, अंकल ब्याओ तुम्हारे इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हें शिंजू विलेज की तरफ यहाँ से जाना है और साथ ही थोड़ी दूर बैठो, वहाँ से थोड़ी दूर तुम्हारा बंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा है जो तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मास्टर से कहता है कि तुम इस शर्ट को अपने पास रख सकती हो क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी, तो इस शर्ट को अपने पास रखो। वैसे भी जब हम लोग दोबारा मिलेंगे उस वक्त तुम मुझे ये शर्ट वापस कर सकती हो और वैसे भी तुम्हारी तलवार मुझे तुम्हें वापस देनी है। मिस बैंडेड अपने पास एक रुमाल निकालती है और उसे देते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, ये रुमाल मेरी तरफ से एक निशानी के तौर पर रख लो, कोई भी खूबसूरत लड़की तुम्हें आकर सेड्यूस करने की कोशिश करे तो ये रुमाल उसे दिखा देना और कहना कि ये मेरी गर्लफ्रेंड की मेरी तरफ निशानी है, लड़की खुद ही तुम्हारे पास से दूर भाग जाएगी। तो फिर साथ ही उसे गुड बाय बोलते हैं। यंग मास्टर वहाँ चला जाता है। यंग मास्टर के चले जाने के बाद हमारा जो युई जोंग होता है वो कहता है कि हम लोग उसे बस ऐसे जाने देंगे। तो यंग मिस उसे फिर से पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से गलत हुआ है, तुमने यहाँ पर मेरे मौके को खवा दिया, मैं इतना अच्छा मौका मेरे हाथ लगा था लेकिन तुम्हारी वजह से वो मेरे हाथ से निकल गया। वो उसे पीट रही होती है। उसके बाद दूसरा सीन में दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर जिनजिन बैठा होता है। जिनजिन बड़े आराम से बैठा होता है और कहता है कि यंग मास्टर पता नहीं कहाँ पर रह गए हैं, पता नहीं कहाँ पर रह गए, यंग मास्टर को ढूंढकर कब यहाँ पर वापस भेजेंगे, यंग मास्टर आया और मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ पर बैठे बैठे कब से इंतजार कर रहा हूँ और बोर हो रहा हूँ। इन से सामने यंग मास्टर आता हुआ दिखाई देता है। वो कहता है कि वहाँ पर तो मेरे यंग मास्टर है। वो कहता है और यंग मास्टर इसने यहाँ पर कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहने लगता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर आओ, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन इसी के साथ ही पीछे से कोई बंदा निकलता है, उसने अपने हाथ के ऊपर रुमाल रखा होता है जिसके ऊपर शायद बेहोशी की दवा होती है, नाक पर रखता है और उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और उसे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे यंग मास्टर को मार डालेंगे। इसी के साथ ही जीजिन को बेहोश कर दिया जाता है। उसको बेहोश करने के बाद वो लोग जो होते हैं वो हमारे यंग मास्टर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसके सामने कुछ बैंडिट्स आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तो तुम कहाँ पर जा रहे हो, चलो जल्दी से हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें यहाँ पर मार डालेंगे। यंग
मास्टर से कहता है कि तुम लोग कौन हो? मैं पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं टाई फैमिली का यंग जनरल हूँ, मैं टाई जी हूँ और तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे यहाँ पर रोकने की? वो सभी आगे हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम एक ऐसे इंपीरियल कोड के यंग जनरल हो जिसे खुद तुम लोगों ने बनाया है। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हारे इस इंपीरियल कोड को मानते हैं या फिर तुम्हें मानते हैं कि तुम एक यंग जनरल हो? सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर बहुत सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी इस तरह की बात करने की? तुम्हारे टाई फैमिली की आर्मी को नहीं मानते। तो उसकी गर्दन के ऊपर एक डांट लगता है और बेचारा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो वो लड़की जो कि इनकी लीडर होती है जीरोंग ट्राइब की, तो वो भी उनके साथ आई होती है। वो कहती है इस लड़के के पास कोई भी वेपन नहीं है, तो फिर इस लड़के के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से इसको उठाओ, इसको बांधर उठाकर ले चलो, हमें इस जाकर इंटेरोगेट करना है। नेक्स्ट हमें आंटी का दिखाया जाता है। आंटी अपने घर के सहन में बैठी होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। उसने अपने हाथ में छड़ी पकड़ी होती है क्योंकि वो इस छड़ी के साथ यंग मिस को मारने वाली है। पास एक दूसरी नौकरानी होती है, उसे कहती है ग्रैंड आंट आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या पूरी रात यहीं पर बैठकर इंतजार करने वाली है? आप पहले भी यहाँ पर इंतजार कर चुकी है, कल रात से आप यहीं पर बैठी हुई हैं। आज रात तो यहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आंटी उसे कहती है कि मैं उस बेवकूफ लड़की तो नहीं कहूंगा, उस बेवकूफ लड़की का क्या करूं? वो जंगली लड़की मुझे बिल्कुल भी ब्रेक नहीं देती, यानी कि वो लड़की हर वक्त मुझे चैन से बैठने नहीं देती। उसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। मुझे लगता है कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक मैं परेशान ना होंगी। तो नौकरानी उसे कहती है लेकिन मिस किंगमी और बाकी के सभी लोग भी उसके साथ हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग जल्दी से वापस आ जाएंगे। आंटी उसे कहती है कि लेकिन इस बार तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। इस बार जब वो लड़की वापस आएगी तो मैं उसे बहुत ही बुरी तरह से इस डंडे के साथ पीटने वाली हूँ। यहीं पर हमारी यंग मिस की गैंग को भी दिखाते हैं कि वो लोग झाड़ियों के पीछे छुप कर ये सब कुछ देख रही होती है। यंग मिस कहती है आंटी तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, जबकि युई जोंग कहता है कि ये सब कुछ उस बेवकूफ लड़के के बचाने की वजह से हुआ। हम उस लड़के को बचाने के लिए जाते और ना हमारे से ये सब कुछ होता। जबकि जाओ मिमी से कहती है क्या तुमने यहाँ पर थोड़ी मार खाई है? फिर से यंग मास्टर का नाम लेकर और ज्यादा मार मत खाना। तुम्हारी मिस बैंडेट जो होती है वो युई जोंग से कहती है कि चलो ठीक है हम लोग वापस चलते हैं। दूसरे रास्ते से अंदर एंटर होते हैं और उसके बाद आंटी के पास आकर उनको सारी बात बताएंगे कि हम लोग माउंटेन के ऊपर जाकर खेल रहे थे और रात के वक्त वहीं पर रुके हुए थे और कैंपिंग की हुई थी। युई जोंग उसे कहता है कि हम लोग सीधे जाकर अपने रूम्स के अंदर सोने नहीं वाले, इस तरह हमारी आंटी जो है वो हमें पीटेंगी नहीं, कि हम लोग अपने रूम्स के अंदर ही सो रहे थे। तो हमारी यंग मिस से कह दिया कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ कि आंटी को सारी रात यहाँ पर बाहर रख दूं। आंटी क्योंकि सारी रात यहाँ पर मेरा इंतजार करती रहेंगी, सीधे जाकर आंटी से बात करेंगे। नौकरानी जो होती है वो आंटी से कहती है आंटी चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ठंड है। आंटी उसे कहती है नहीं थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं। युई जोंग कहता है कि यंग मिस आपको गर्मी नहीं लग रही? अचानक से यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ क्यों रहा है? तो वो उसे कहते हैं मुझे भी यहाँ पर अजीब लग रहा है, जैसे कि अचानक से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही वो साइड के ऊपर देखते हैं। जैसे वो साइड के ऊपर देखते हैं तो आंटी वहाँ पर खड़ी होती है और आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसी वजह से वो कह रहे होते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। आंटी अपनी छड़ी को उठाती है और यंग मिस को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम जंगली लड़की कहेंगी, तुमने मुझे कितना ज्यादा परेशान कर दिया। तो यंग मिस कहती है प्लीज आंटी मुझे माफ कर दे, मैं भी इसके लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो आंटी उसे कहती है कि तो फाइनली तुम्हें याद आएगा कि ये तुम्हारा घर है, तुम घर वापस आ गई हो, तुम यहाँ पर अपनी फैमिली स्टार्ट कर दो, उसके बाद मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यंग मिस उसे कहती है कि आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी, मैं इस बात को मानती हूँ। आज के बाद से जब मैं बाहर जाऊंगी तो आपको बता कर जाऊंगी, प्लीज शांत हो जाएं, अपने रूम में वापस जाएं, जाकर आप रेस्ट करने, क्योंकि आप पूरी रात यहाँ पर बैठी रही हैं, परेशान हो जाएंगी। आधी आंटी किंगमी के ऊपर भी गुस्सा करती है और उसे कहती है कि जाओ मिमी तुम यहाँ पर इसकी पर्सनल मेड हो और तुम्हारा काम यहाँ पर इसका ध्यान रखना है, बुरे काम करने से रोकना है, लेकिन तुम भी इसके साथ मिली हुई हो, तुम भी इसके साथ चली गई। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके साथ होना चाहिए। अब तुम काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है और तुम्हें यहाँ पर शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढती और तुम्हारी शादी कर दूंगी कि तुम तो यहाँ से जाओ। वहाँ सुनने के बाद वहीं पर नीचे बैठ जाती है और उसे कहती है आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, प्लीज अभी मेरी शादी मत करें, मैं शादी करके जाना नहीं चाहती, मैं यंग मिस के साथ ही रहना चाहती हूँ। मिस भी उसे कहती है कि आंटी प्लीज ऐसा मत करे, इसमें किंगमी का कोई भी फॉल्ट नहीं है, मैं इसकी मास्टर हूँ, अगर मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है अभी तो मजबूरन वो काम मेरे साथ करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इसको सजा देना चाहती है तो इसको ना दे बल्कि इसकी मास्टर को सजा दे। अपनी छड़ी को उठाती है और उसे कहती है जंगली लड़की क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हें छड़ी के साथ पीट नहीं सकती? छोटी थी तब भी तो मैं तुम्हें पीटती थी, अभी यहाँ पर तुम्हें अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। और वो छड़ी उठाकर उसको मारने लगती है। दूसरी मेड आकर आंटी का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है आंटी प्लीज ऐसा मत करें, अगर आप छड़ी के साथ यंग मिस को मारेंगी बेचारी के चेहरे के ऊपर निशान पड़ जाएंगे और इसकी वजह से वो बेचारी की खूबसूरती खराब हो जाएगी। आप ऐसा ना करें, आप गुस्सा ना करें, आप शांत हो जाएं। अपने पास छड़ी को फेंक देती है और उसे कहती है कि इस लड़की की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लड़की ने मुझे बहुत ज्यादा तंग कर दिया। पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है कि अब तुम तीनों यहाँ पर खड़े क्या हो, चलो जल्दी से अपने अपने रूम में जाओ और जाकर अब अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोगों के पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। यंग मिस जो होती है वो हल्का सा मुस्कुरा देती है क्योंकि आंटी उससे बहुत ज्यादा प्यार भी करती है। वापस अपने रूम में आने के बाद अपनी नौकरानी से कहती है अगर तुम मुझे वहाँ पर नहीं रोकती तो मैंने आज छड़ी के साथ उस लड़की को बहुत ही बुरी तरह से सबक सिखाना था। नौकरानी उसे कहती है आंटी आप क्या कर रही हैं, आप उस लड़की को कैसे पीट सकती हैं? हमारी यंग मिस जो है वो है तो एक लड़की, उनकी स्किन बहुत ज्यादा नाजुक है, अगर आप छड़ी से उसे मारेंगी तो उसके ऊपर निशान पड़ जाएंगे और फिर उसके लिए अच्छा लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। आंटी कहती है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। साथ ही आंटी उसे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं भी उसे छड़ी के साथ
मारना नहीं चाहती, मैं तो बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। जब से उस बच्ची के पेरेंट्स मरे तब से लेकर अभी तक, जब से वो छोटी सी बच्ची थी तब से मैंने उसे पाल कर बड़ा किया है, लेकिन उसका बिहेवियर और भी ज्यादा बदलता जा रहा है, बिगड़ती जा रही है। अगर मैं छड़ी के हिसाब से नहीं पीटूंगी तो मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी और उसके बाद उसके लिए अच्छा लड़का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर साथ ही उठकर खड़ी होती है और कहती है कि मैं अभी जाकर चेक करके आती हूँ कि वो नहा भी रही है या नहीं। आंटी चलती हुई उसके रूम की तरफ जाती है ताकि वो जाकर उसे चेक कर सके कि वो नहा रही है या नहीं। यंग मिस जो होती है वो अंदर होती है, नहा रही होती है, जबकि उसकी नौकरानी किंग मिस बाहर खड़ी होती है। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। तो वो जो यंग मिस होती है वो किंग मिस से कहती है, किंग मिस मेरा हैंकरचीफ कहाँ पर है, जो जरा मुझे मेरा रुमाल तो देना। तो किंग मिस से कहती है कि यंग मिस लगता है कि आप भूल गई हैं, आपने अपना रुमाल तो यंग मास्टर को निशानी के तौर पर दे दिया था, फिर मैं आपको रुमाल कहाँ से दूंगी। आंटी पीछे खड़ी उनकी बातें सुन रही होती है। आंटी जल्दी से आगे बढ़ती है और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर किस रुमाल की बात कर रही हो, तुमने अपना रुमाल किस लड़के को दिया है, अब तुम बाहर ये वाले काम करने लगी हो, तुम लड़कों को रुमाल दे रही हो। नेक्स्ट सीन में जुई गैंग और जुई नैन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर जुई नैन जुई गैंग के लिए पानी लेकर जा रहा था और उसे कहता है कि भाई तुम अपने लिए पानी भी नहीं ले सकते, चलो ठीक है मैं तुम्हें पानी डाल देता हूँ, उसके बाद अच्छे से नहा लेना। जुई गैंग उसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यंग मिस के साथ पूरा दिन गुजारना कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ, अब तो मैं यहाँ पर अपने लिए पानी भी नहीं उठा सकता, तो मेरे बिग ब्रदर हो वो भी अच्छे वाले, इसीलिए तुमसे काम करवा रहा हूँ, प्लीज जल्दी से कर दो ना। जुई नैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तो आंटी से तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मार भी पड़ी होगी, क्योंकि किंग भी तुम्हारे साथ ही, कहीं उसे भी मार तो नहीं पड़ी। जुई गैंग उसे कहता है कि नहीं नहीं हमें मार तो नहीं पड़ी, लेकिन आंटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। आंटी इतनी गुस्से में थी कि उन्होंने कहा कि वो किंग मी की शादी करवा देंगी, वो उसकी शादी करवा कर इसे यहाँ से भेज देंगी क्योंकि वो एक अच्छी मेड नहीं है। सुनने के बाद जुई नैन को एक झटका लगता है। जुई नैन जो था वो साथ ही शर्मा भी रहा था और कहता है क्या वाकई में वो लोग किंग मी की शादी करवा देंगे। मुझे नहीं लगता कि किंग मी शादी करके यहाँ से जाना चाहती है। तो इसी के साथ ही जुई गैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा अचानक से लाल क्यों हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे और किंग मी के दरमियान में कुछ चल रहा है। तो उसे कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर साथ ही उसका पानी वहीं पर रख देता और कहता है तुम इस तरह की बात करोगे तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करने वाला और ना ही तुम्हारा काम करने वाला हूँ, जाओ अपना पानी खुद ही जाकर डालो और खुद ही नहा लो। इसी के साथ ही उन्हें साइड वाले रूम से चिल्लाने की आवाज आती है, यंग मिस के चिल्लाने की आवाज आती है, क्योंकि आंटी इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा थी लड़के को रुमाल देने की वजह से, और आंटी वाकई में अपनी छड़ी के साथ हमारी यंग मिस को पीट देती है। जहाँ पर तशरीफ के ऊपर कैन से मार पड़ी होती है, यानी उसकी छड़ी के साथ उसने तशरीफ के ऊपर मारा होता है आंटी ने, जिसकी वजह से बेचारी की तशरीफ भी फूल गई होती है और वो उल्टी लेटी होती है और उसकी नौकरानी भी उसके पास ही होती है। वो किंग मी से कहती है किंग मी ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुमने पहले दरवाजा बंद कर दिया होता तो आंटी कभी भी ये बात नहीं सुन पाती कि मैंने अपना रुमाल यंग मास्टर टाइजी को दे दिया। तो किंग मी से कहती है ये मेरी गलती नहीं है, तुम्ही ने तो कहा था दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रहेगा तो इससे हॉट स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहेगी। तो हमारी यंग मिस से कहती है अच्छा ठीक है मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी, जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे भी यहाँ पर रेस्ट करने दो। कहते हैं ठीक है फिर यंग मिस मैं जा रही हूँ, अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे बुला लेना। तो यहाँ से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाते हैं, यंग मास्टर टाइजी को दिखाते हैं कि यंग मास्टर टाइजी को जिसने किडनैप किया था वो उसे उठाकर उसे बेहोश करके लेकर जाते हैं और वहाँ पर अब उसके मुख में पानी डालते हैं और उसे कहते हैं चलो जल्दी से उठ जाओ। तो वो लड़की उसके सामने खड़ी होती है। तुम्हारा ब्रूजन हमारा टाइजी से कहता है कि तुम कौन हो, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। लड़की उसे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मेरे सवाल का जवाब देना है। लड़की काफी ज्यादा गुस्से वाली होती है। तो वो उसे कहती है चलो जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो कि तुम्हारे पास सोयंग पास का मैप कहाँ पर है। यंग मास्टर टाइजी उसे कहता है कि कौन सा मैप, मैं किसी मैप के बारे में नहीं जानता और तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है, मेरे पास सोयंग पास का मैप नहीं है। वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि मेरे सामने बेवकूफ बनने का नाटक मत करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि सोयंग पास का जो डिफेंस मैप है वो तुम्हारी टाई फैमिली के पास है, चलो जल्दी से बताओ कि तुमने इसे कहाँ पर रखा है। तुम यहाँ पर नहीं बताओगे तो फिर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। तुम्हारा यंग मास्टर टाइजी से कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर पता भी होता तभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला था। इसी के साथ ही सामने वो लड़की अपने पास हंटर के साथ उसके ऊपर अटैक करती है और उसके चेहरे के ऊपर एक स्कार डाल देती है और उसे कहती है कि तुम एक प्रिजनर और प्रिजनर की तरह बिहेव करो, अब तुम्हारे खूबसूरत चेहरे के ऊपर एक दाग पड़ गया है, अगर तुमने यहाँ पर मुझे जल्दी से जवाब नहीं दिया तो फिर पूरे का पूरा चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दूंगी और उसके बाद कोई यंग मिस तुमसे शादी भी नहीं करेगी। तुम्हारा यंग मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग जीरोंग ट्राइब्स हो, क्या तुम जीरोंग से आई हो। तो इसी के साथ ही बाहर यंग मास्टर ली को दिखाते हैं कि वो बाहर खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि देखो तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया, तुम्हारे साथ साथ अब यहाँ पर इसे हमारे बारे में पता चल जाएगा कि हम लोग कौन है, कुछ तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये बंदा बिल्कुल बेकार है, अगर तुम्हें पकड़ना ही था तो इनके साथ एक और बंदा था जनरल ब्याओ, उसको पकड़ना चाहिए था, ब्याओ के पास इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी। तुमने यहाँ पर गलत बंदे को पकड़ा जिसकी वजह से अब यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी भी लीक हो चुकी है। तो वो लड़की बाहर निकलती है और उसे कहते हैं कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम यहाँ पर अगले होगी मैं तुम्हारे ऊपर भी हंटर से अटैक करूंगी। रही बात यहाँ पर उस जनरल ब्याओ को पकड़ने की, तो जनरल ब्याओ अगर हम लोग पकड़ ले भी आते तब भी उसका एक्सपीरियंस देखकर लगता है तुम्हें क्या वो हमें जवाब दे देता, वो हमें कभी भी उस नक्शे के बारे में नहीं बताता। इस यंग जनरल को लेकर आए तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, हम लोग इसके बदले में उनके पास से नक्शा ले सकते हैं और इसके बदले में वो नक्शा देंगे भी। लड़की वहाँ से जाने से पहले हमारे यंग मास्टर टाइजी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 दिन का टाइम
देकर जा रही हूँ, सोचना और 3 दिन के बाद मुझे जवाब देना। अगर तुमने मुझे जवाब नहीं दिया तो उसके बाद तुम्हारी पूरी टाई फैमिली यहाँ पर खतरे में आ जाएगी। सीन में फिर से यंग मिस का दिखाया जाता है। तो मिस बैंडेड जो होती है वो बेचारी जब सो के उठती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। आंटी ने मेरी तशरीफ के ऊपर मारा था जिसकी वजह से तशरीफ सूजी हुई है और मुझे अपनी चेस्ट के बल सोना पड़ा और मेरे बूबीज भी सूज गए हैं। वो किंगमी से कहते हैं कि मुझे बताओ मेरे कपड़े कहाँ पर है। तो जरा मिमी से कहते हैं कि मैंने आपके लिए नए कपड़े निकाल के रख दिए हैं। वो नए कपड़े मैंने नहीं निकाल के रखे, आंटी देकर गई थी तो मैंने वहीं पर रख दिया। आंटी ने नए कपड़े सिल दिए हैं। देखने के बाद वो कहती है कि वाकई में आंटी ने मेरे नए कपड़े सी दिए। मैंने उनसे कहा था कि नए कपड़े सीना बिल्कुल मेरी मॉडर्न लाइफ की तरह। रीइंकार्नेट होकर यहाँ पर आई हूँ तो मेरी मॉडर्न वर्ल्ड में फैंटेसी वर्ल्ड के इसी तरह कपड़े हुआ करते थे। तो मैं देखकर फैंसी करती थी कि मुझे इस तरह कपड़े पहनने हैं। कपड़ों को पहनती है और काफी खुश हो जाती है और कहती है कि आंटी को तो बहुत अच्छे से सिलाई आती है, देखो जरा उन्होंने बिल्कुल फैंसी एनिमे की तरह मेरे कपड़ों को सिलाई किया है। उसके बाद यंग मिस खाना लेती है और खाना लेकर वहाँ से अपने अंकल फैंग से मिलने के लिए चली आती है। अंकल फैंग को खाना देने के लिए आती है और उसे कहते हैं अंकल फैंग मैं यहाँ पर आपके लिए खाना लेकर आए हूँ। तो अंकल फैंग भी उससे काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर खाना देकर जाने के लिए। यहीं पर हमारे टाइजियान को भी दिखाते हैं। टाइजियान तो आपको याद ही होगा, ये वो लड़का है जिसे पहली बार बंदी बनाया गया था। टाइजियान कहता है कि आपको तो मैं याद ही हूँ, मैं टाइजियान हूँ, यहाँ पर अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए जरूर वापस जाऊंगा क्योंकि उस टाइम मुझे पकड़कर बंदी बना लिया गया था और उसके बाद ये लोग मुझे यहाँ पर ले आए थे। तब से मैं यहाँ पर सर्वेंट की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर और ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला। मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, अपने यंग मास्टर को जाकर बचाऊंगा। अंकल फैंग उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के, खाने का वक्त हो गया है, चलो बस करो। कि उसके हाथ में डंडा होता है। टाइजियान अपने डंडे को लेकर उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है तो अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और उसके बाद यहाँ से जाऊंगा। जबकि अंकल फैंग जो होते हैं वो उसे एक जबरदस्त किक मारते हैं जिससे वो बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। बेचारी की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। अंकल फैंग उसे कहते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा रिबेलियस हो, अब तुम्हें पता भी है कि तुम्हें यहीं पर रहना है तो तुम्हें यहाँ पर चुपचाप रहना सीखना होगा। अगर तुम चुपचाप नहीं रह सकते तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी ताकि तुम एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बन सको। इसके साथ ही टाइजियान फिर से अपना डंडा उठाता है और उसे कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ, मैं तुमसे फाइट करूंगा। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अंकल फैंग फिर से उसे एक पंच मारता है जिससे बेचारा फिर से उड़ता पीछे की तरफ गिर जाता है। अंकल फैंग उसे कहते हैं कि अब जब के तुमने यहाँ पर खाना खाने से मना कर दिया है तो फिर ठीक है, फिलहाल के लिए तुम यहाँ पर सो जाओ, जब तुम उठोगे उसके बाद उठकर ठंडा खाना खा लेना। और अंकल फैंग जो होते हैं वो वहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं जिससे वो उसे वहाँ पर बेहोश कर देते हैं तो सो जाए। के बाद नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी दूसरी नौकरानी को दिखाते हैं जो कि ग्रैंड आंटी की नौकरानी होती है। वो वहाँ से बाहर की तरफ जा रही होती है कि वहाँ पर 2 लड़के बैठे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि सिस्टर होंगमी तुम कहाँ पर जा रही हो, जहाँ पर आओ हमारे साथ बैठकर इन बंस को खाओ। लेकिन होंगमी उनकी बात को इग्नोर करते हुए काफी ज्यादा गुस्से में सामने की तरफ चली जाती है। जबकि एक कुत्ता जो होता है वो टेबल के ऊपर चढ़ता है और उनके पास स्टीम बंस को उठा लेता है। होंगमी इसी वजह से गुस्से में होती है क्योंकि ग्रैंड आंटी ने उसे एक लेटर लिखकर दिया होता है, एक लेटर जो कि ली फैमिली के लिए होता है। आंटी उसे कहती है कि ये लेटर ली हैंगशान को जाकर दे दो। कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर युइजिंग को और ज्यादा रखा जा सकता है। युइजिंग जो इसका बिहेवियर बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी इसकी शादी करनी है। फैमिली का यंग मास्टर काफी अच्छा है तो हम इसकी फैमिली ली फैमिली के यंग मास्टर के साथ इसकी शादी करवा देते हैं जिससे ये अपने घर चली जाएगी तो हो सकता है ये सुधर जाए। तुम काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आंटी को क्या हो गया है। आंटी यहाँ पर अरे यंग मिस की शादी उस ली होंगमैन के बेटे के साथ कैसे कर सकती है, वो कमीना ली वो तो बहुत ही बुरा है। अगर आपको उसकी शादी करनी है तो फिर किसी और से करें, उसके साथ शादी क्यों करवा रही है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अमी काफी गुस्से के साथ चलती हुई जा रही होती है जबकि उसी वक्त जीजिन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसके गर्दन के ऊपर मारकर उसको वहीं पर बेहोश कर देता है और उसे कहता है यंग मिस प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारे कपड़ों की जरूरत है ताकि मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर बेस बदलकर तुम्हारी फैमिली के अंदर एंटर हो सकूं। अब वो सिर्फ यही एक तरीका है मेरे यंग मास्टर को बचाने का क्योंकि मुझे तुम्हारी यंग मिस के पास पहुंचना है। कपड़े पहन लेता है, उसके कपड़े पहनने के बाद कहता है कि इसके कपड़े पहन के अंदर जाना आसान होगा। उसे कहता है फिर से मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर कितनी बुरी तरह से मारा है। जीजिन उसके कपड़े तो पहन लेता है, अब वो एक लड़की बन के अंदर जाने वाला है। लेकिन जब उसकी नजर उसकी बड़ी चेस्ट के ऊपर पड़ती है वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ, ये बड़े बड़े कहाँ से लेकर आऊं। फिर साइड के ऊपर वो देखता है कि कुत्ता स्टीम बंस लेकर आता है अपने बच्चों के लिए। उसकी नजर स्टीम बंस के ऊपर पड़ती है तो बेचारे कुत्ते के मुंह से स्टीम बंस छीन लेता है। जैसे ही उसके पास स्टीम बंस छीन लेता है तो कुत्ता जो होता है उसे गालियां दे रहा होता है कि बेंचो तूने मेरे पास स्टीम बंस को चोरी कर लिया और उसके बेचारे बच्चे भूखे होते हैं। जीजिन दोनों स्टीम बंस को अपनी चेस्ट बना लेता है और साथ ही होंगमी को वहाँ पर एक ड्रम के अंदर बंद करता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना और फिर साथ ही वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ। जीजिन कहता है कि यंग मिस मैं आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर यंग मास्टर को बचाने के लिए जाएंगे। तो बेचारे कुत्ते के बच्चे जो होते हैं वहाँ पर रोना शुरू कर देते हैं। जब वो वहाँ पर रो रहे होते हैं तो इस बात से उनकी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक जोरदार वू करती है। वो एक जोरदार वू करती है। इसी के साथ ही वहाँ पर बहुत सारे आसपास के कुत्ते इकट्ठे होकर आ जाते हैं। वो सभी लोग आकर उसकी बात सुनते हैं तो वो तीनों ही रो रो कर उसे कह रहे होते हैं अरे पर बहुत ज्यादा जुल्म हो गया, हमारे पास से हमारा खाना चोरी हो गया। तो वो सभी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर सभी एक साथ भागते हुए हमारे जीजिन का पीछा करते हैं और कहते हैं कि चलो चल के उस कुत्ते को पकड़ते हैं जिसने हमारे पास से चोरी की है। तो जीजिन होंगमी बनने के बाद वहाँ पर अंदर से गुजरता है तो वो दोनों लड़कियों से कहते हैं कि सिस्टर होंगमी तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, क्या हुआ, तुम यहाँ पर अपना मुंह क्यों ढक रही हो। तो वो अपना मुंह ढक कर क्यों चल रहा होता है इसी वजह से। तो कह रहे होते हैं कि
तुम अपना मुंह ढककर क्यों चल रही हो। फिर साथ उनमें से एक कहता है लेकिन इसके बालों का डिजाइन काफी ज्यादा अलग है, मुझे लगता है कि ये कोई और है, ये होंगमी नहीं है। वो आगे बढ़कर उसको चेक करने लगते हैं। उसी वक्त वो सारे कुत्ते वहाँ पर पहुंच जाते हैं और बड़ी तेजी के साथ वूफ वूफ करते हैं वहाँ पर उनके पास से आगे भाग जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि इन सभी कुत्तों को क्या हो गया, ये कहाँ से आ गए। तो ज़ी जिन जो कि बड़े आराम से चलता हुआ जा रहा होता है, जब वो दरवाजे के बाहर पहुंचता है, यंग मिस के घर के दरवाजे के बाहर, उसी वक्त उसे पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये शोर कैसा है। जैसे वो पीछे देखता है तो कुत्ते उसके पीछे होते हैं। वो बड़ी स्पीड से भागना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरी तो वाट लग गई। और यहाँ पर हम एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।